नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ के बिल्कुल नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज है ये। नए पैटर्न के हिसाब से 200 क्वेश्चन आएंगे, एक ही पेपर होगा, एक बार में ही करना होगा। ठीक है, 140 पहले जीएस करेंगे, 60 हिंदी करेंगे, पहले अलग अलग होता था। ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से है। ठीक है, इसको आप पूरा जो है एक बार देखें, अटेम्प्ट करें। और आरओ का जो ये वाली वैकेंसी है, इसमें 11 लाख लोगों ने जो है फॉर्म भरा है। आरओ का एग्जाम टफ हो सकता है, जैसा 11 फरवरी में पेपर आया था जो लीक हो गया था। इससे पहले आरओ 2021 का आया, अभी यूपीपीसीएस 2024 का प्री हुआ। इसका सिंपल मतलब यह है, यूपीपीएससी आयोग का सीधा सीधा मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए, जो भी यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि भाई अगर अब आपको यूपीपीएससी आयोग के कोई भी एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करके सिलेक्ट हुआ जा सकता है। अभी आरओ में जितने दिन बचे हुए हैं, 27 जुलाई को पेपर है, अभी भी अगर आप सिर्फ 3 चीजें कर ले तो आराम से आरओ का कट ऑफ निकल सकता है आपका। देखिए, प्री सबसे ज्यादा टफ स्टेज है। 11 लाख लोग जो है भरे हैं, 400 समथिंग सीटें हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा 7-8 हजार से ज्यादा लोग आरओ के प्री में नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं ये 11 लाख में से। तो अगर आपको सिलेक्ट होना है, कट ऑफ निकालने का टारगेट रखिए। प्री में सिर्फ कट ऑफ ही निकाला जाता है बस, और कट ऑफ आराम से अभी भी निकल सकता है। 3 चीजें करनी पड़ेंगी। क्या कि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल जो दिया है हमने, उसको पढ़ डालिए। करीबन 900 पेज का है वो। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस जो दिए गए पेड ग्रुप में, उनको देख डालिए। पढ़ाई इससे करनी है आपको। और एससीएस का पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस अगर आप करें, जितने दिन बचे हुए हैं अभी, ये 3 चीजें अगर आप कर लें तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, लेंथी, फैक्चुअल, आप आराम से हर हाल में आरओ का जो ये एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को, उसमें कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। जो पहले पेपर हुआ था 2023 का, जो 11 फरवरी को, उसमें भी अगर आप देखें, पेपर लीक भले हुआ था लेकिन पेपर बहुत अच्छा बनाया गया था, और उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करीबन 160 क्वेश्चन आए थे। अभी यूपीपीसीएस 2024 का जो नया पैटर्न के हिसाब से एग्जाम हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 150 में से जो है 120 क्वेश्चन आए हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा है। तो आरओ के सीरियस एस्पिरेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। ये नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाएं, और अगर जो कोई पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकता है, स्ट्रिक्टली ज्वाइन करके उसको एग्जाम तक फॉलो करें। जो नहीं भी कर सकता है, यहां पे फ्री चैनल में हम कई सारी चीजें आपको दे रहे हैं। पीवाईक्यू के पापा दे दिए, टेस्ट सीरीज यहां से चालू हो रही है। ठीक है, इसके अलावा यूपी बजट, यूनियन बजट, मिसलेनियस पापा सब मिलेगा आपको। जून एंड से पहले सब मिल जाएगा। यूपी पीसीएस 2025 की बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। 12 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। उसमें अगर आपको प्री में, देखिए, चाहे आरओ चाहे पीसीएस हो, सिर्फ कट ऑफ आपको निकालना है। तो कट ऑफ अगर प्री में निकालना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ लो। रिकॉर्डेड वीडियोस जो देंगे वो देख लेना। एससीएस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज, इससे प्रैक्टिस कर लो। देखिए, एससीएस टेस्ट सीरीज और एससीएस पेड क्विज से अगर कोई इसी से प्रैक्टिस कर ले तो आपको करीबन 40 से 50% क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो। नमस्कार। आरओ में अब 200 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पे। जैसा पेपर आपका 27 जुलाई 2025 को आ सकता है, उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। Hello and welcome to Study for Civil Services. I hope you all are doing well. यूपीपीएससी आरओ री-एग्जाम प्रीलिम्स के लिए टेस्ट नंबर 26 होने वाला है। अब तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही है, आई गेस, इन टेस्ट्स की। सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। पॉज करके आपको वीडियो जरूर से एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं मैचिंग का। कुछ झीलें, लेक्स दिए हुए हैं, आपको बताना है वो कहाँ पे अवस्थित हैं। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। लेक सावा है आपका इराक में। स्लेव, द ग्रेट लेक स्लेव, कनाडा में पड़ता है। असल लेक आपका जिबूती में पड़ता है। ग्रेट सॉल्ट लेक आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। सेकंड देखिए, सही आपको चुनना है। बात हो रही है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं की। उत्तरी अमेरिका की, अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की। चेक करेंगे आंसर। सी हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिल्कुल ठीक है। सबसे जो ऊंची रेंज है साउथ अमेरिका की, वो है आपकी एंडीज। और जो आपकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ ठीक है, हाँ। और नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है सबसे ऊंची रेंज, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की, अफ्रीका की। कीप रिवाइजिंग। थर्ड,
सही करना है आपको लिस्ट 1 को, कुछ पठार यानी कि प्लेट्यूज दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। आंसर आपका ए बनेगा इसका। तो एब्सिनियन है आपका पूर्वी अफ्रीका, चियापास है आपका मैक्सिको, एनातोलिया है टर्की, और किम्बरले पठार आप जानते हैं बहुत फेमस ऑस्ट्रेलिया का है। फोर्थ, आपको कुछ ट्रेंचेस गर्तें दी हुई हैं, उनको आपको मिलाना है कौन से ओशियन में है। तो ये आपका ए सही हो जाएगा। मिंडियानो है आपकी पैसिफिक ओशन में, पियोर्टो रिको है आपकी अटलांटिक में, और रोमांशे है आपकी साउथ अटलांटिक में, और सुंडा ट्रेंच है आपकी दक्षिणी हिंद महासागर में। फिफ्थ, सही आपको चुनना है कुछ जल संधियां यानी कि स्ट्रेट्स दी हुई हैं, कौन सी कहाँ लोकेटेड है ये बताना है। पॉज करते ही सॉल्व करिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखें तो बॉस्फोरस जो आपकी संधि है ये आप जानते हैं टर्की में पड़ती है ये, ठीक है। तो ये आपकी पड़ती है किस किस की, फारस की खाड़ी, और बॉस्फोरस कहाँ पड़ती है, नहीं एक सेकंड, हमारा आंसर इसका सी हो गया है। थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सही हैं। हॉर्मोज है आपकी पर्शियन गल्फ, और इसके बीच में पड़ेगी ये ईरान में, ध्यान दीजिएगा। टॉरस पड़ेगी आपकी पापा न्यू गिनिया में, एराफोरा सी और गल्फ ऑफ पापुआ के बीच में। बॉस्फोरस पड़ेगी ब्लैक सी, ये इसका है, और हडसन आपका इसका है, बस ये अंतर है। सिक्स देखेंगे, सही चुनना है। अब ये हाईएस्ट पॉइंट दिए हुए हैं, सर्वोच्च बिंदु बताने हैं, रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यूराल और बर्क्योनेक्स। बताइए क्या हो जाएगा। पहला दूसरा बिल्कुल सही है, रॉकी का एल्बर्ट है, और आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का कॉसियस्को है। यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी, उराल माउंटेन्स की है गोरा नरुंदिया ये, और आपका बर्क्योन्स की है आपकी गोरा मास खाया। तो ये तो नाम ही इतना विचित्र है कि आपको शायद याद ही रह जाएगा। सेवेंथ, सही मिलान करने हैं वॉल्केनोस को उनके देशों से मिलान करना है यहाँ पे, इसका सी हो जाएगा। माउंट लाकी है आपका आइसलैंड का, कटमई है आपका अलास्का, कहाँ पड़ता है ये, यूएसए। माउंट कैमरून है कैमरून अफ्रीका का, और माउंट पोपा है आपका म्यांमार बर्मा में पड़ता है ये। एट्थ देखिए, गलत बताना है आपको। बात हो रही है एशिया और यूरोप की जो सीमा बनाती है वो यूराल नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है। ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलने वाली पराना नदी ब्राजील और पैराग्वे की सीमा निर्धारक के रूप में काम करती है। और रियो ग्रांडे एक नदी है यूएसए और मेक्सिको की सीमा बनाती है ये कुछ नेचुरल बॉर्डर्स बनाती है नदियां, और ये बंगाल की खाड़ी ये मेक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। डी सही, कोई गलत नहीं है। नाइन्थ देखिए, सही मिलान करना है कैपिटल और देश, एक क्वेश्चन चला जाएगा अगर राजधानियां याद नहीं है तो। इराक ये आपकी है, सबसे पहले तो सूरीनाम है परामारिबो, गुयाना है जॉर्ज टाउन, सोलोमन द्वीप है होनाइरा, और सेशल्स है विक्टोरिया। ठीक, तो आपका ए हो गया आंसर। 10th देखिए, सही आपको मिलान करना है, कुछ जगहें दी हुई हैं, वो कहाँ पे वाटरफॉल पड़ता है, झरने कहाँ पड़ते हैं आपको ये देखना है। तो मयूरभंज है आपका पश्चिम बंगाल, नहीं मयूरभंज आपका उड़ीसा का है, बाहरे पानी झरना यहाँ पे पड़ता है। मयूरभंज उड़ीसा का है, बाहरे पानी झरना इस पे पड़ता है। कोरापुट उड़ीसा का है, डुडुमा फॉल्स इस पे पड़ता है, डुडुमा। और तो सी तो आपका आंसर है। आपका चमराजनाग सागर ये सही है, बस्तर ये सही है। 11th देखिए, आपको गलत चुनना है, कुछ पासेस दर्रे दिए हुए हैं, कहाँ कौन सा लोकेटेड है आपको बताना है कौन सा गलत है। पैंगसो दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल को मांडले से जोड़ता है। एक दर्रा है लनकला, ये लद्दाख में है, अक्साई चिन को लहासा से जोड़ता है। एक दर्रा है मुलिंगला, ये यमुनोत्री में है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। एक दर्रा है खारदुंगला, ये आपका लद्दाख में है, लेह को सियाचिन से जोड़ता है। कौन सा गलत है इसमें, सी गलत हो गया। मुलिंगला जो आपका दर्रा है ये गंगोत्री में है, ये उत्तराखंड के उत्तर में गंगोत्री में मिलेगा, ना कि यमुनोत्री में, ठीक है। और उत्तराखंड को तिब्बत से ये जोड़ता है। 12th देखिए, सही आपको यहाँ पे चुनना है, गुजरात जो है गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। केरला की जो तटरेखा है उसको कनारा कहते हैं। अंडमान एंड निकोबार की सबसे लंबी तटरेखा है सारी यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों में, और लक्षद्वीप की सारे केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे छोटी तटरेखा है। फर्स्ट और थर्ड आपका सही हो गया है।
जो ये बात हो रही है कनारा, कनारा आपकी कर्नाटका की तट रेखा को कहते हैं। कनारा, के फॉर कनारा, के फॉर कर्नाटका। और पौंडीचेरी जो है वो ऐसा यूटी है जिसकी सबसे छोटी तट रेखा है। ठीक है, सही आपको चुनना है। यहाँ पे बात हो रही है नेबरिंग स्टेट्स और कंट्रीज की। पॉलिटिकल मैप अगर आप पढ़ते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख नेपाल को टच करते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? सिर्फ आपका सेकंड वाला ठीक है। पहला क्यों गलत हुआ? पहला इसलिए गलत हुआ कि ये चाइना का बॉर्डर है इधर, और ये सब नेपाल के बॉर्डर्स हैं। 14th में आपको मिलान करना है, बांध और नदी दी हुई है। तो बगलिहार जम्मू कश्मीर में है, चेनाब पे। उकाई बांध आपका गुजरात में पड़ता है, तापी पे। टेहरी बांध उत्तराखंड, भागीरथी नदी पे पड़ता है ये। और भाखड़ा नांगल आप जानते हैं पंजाब हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे पड़ता है ये, सतलज नदी पे। सी आपका आंसर है। 15 देखिए, सही आपको मिलान करना है। स्टेट और हॉट स्प्रिंग्स, ये नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स है, यहाँ पानी उबलता रहता है साल भर। इसका आंसर बी है आपका। क्यों? आपका आंसर हो जाएगा ताता पानी कहाँ है? उड़ीसा। सोहना कहाँ है? हरियाणा। बकरेश्वर कहाँ है? वेस्ट बंगाल। और तप्ता पानी कहाँ है? तप्ता पानी ये है आपका, नहीं, तप्ता पानी और तत्ता पानी, हाँ ये एक्सचेंज हो जाएगा। ये बी है ना, ए का 4 है, सॉरी, ये तप्ता पानी है और ये झारखंड का है। ठीक है, याद रखना, टट्टा पानी और टपटा पानी, इस तरीके से याद कर लो तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये इसका है, इसका। इंग्लिश की तरफ देख लो तो सिर्फ 2 मार्क करे मैंने। 16 देखो, स्थानांतरण जो कृषियां होती हैं और वो किससे संबंधित क्षेत्र में है, ये देखना है अब आपको। तो देखो इसका आंसर डी हो जाएगा। बीवर और ढैया कहते हैं बुंदेलखंड में, जारा एरका कहते हैं आपके दक्षिण भारत में, और झुम कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत में, वार्ले या वात्रले कहते हैं राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है ये, और ये हम कर चुके हैं अब तक सारे। करेक्ट बताना है आपको। ये फिर से हॉरिजॉन्टल डिवीजन जो है हिमालय का, ये दिया हुआ है, और आपको बताना है कौन सा किस नदी के बीच में आता है। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय आपका सतलज और काली। नेपाल आता है काली तीस्ता। पंजाब आता है इंडस और सतलज ये। और असम हिमालय आता है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो पहला दूसरा सही है। 18th देखिए, सही आपको यहाँ पे चुनना है इस क्वेश्चन में। करेवा जो मिट्टी है वो कश्मीर में मिलती है, बंदरवा करके, भद्रवा करके एक वैली में, डोडा डिस्ट्रिक्ट। और भूसर और भूरी मिट्टी मिलती है राजस्थान गुजरात में। लाल और काली मिट्टी मिलती है बुंदेलखंड के आइसोलेटेड भाग में और राजस्थान में। ठीक है, बताइए। और गुजरात के पूर्वी अरावली वाले क्षेत्र में। ये आपके सारे सही हो गए हैं। 19 देखिए, सही आपको मिलान करना है। कुछ बहुउद्देश्य परियोजनाएं यानी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, और वो कहाँ पे लोकेटेड हैं, देख लीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आपका इसका डी हो जाएगा। ठीक है, जो ब्यास है आपका, ब्यास कहाँ पे है? ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, बी इज 4 छत्तीसगढ़, दुलहस्ती इज सी जम्मू कश्मीर, और फरक्का है आपका पश्चिम बंगाल में। 20th देखिए, आपको सही चुनना है। कुंभ मेले की बात हो रही है। कुंभ मेले का आयोजन कहाँ कहाँ होता है? नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार में। पुष्कर मेला पुष्कर में लगता है कार्तिक के महीने में राजस्थान में। सोनेपर का पशु मेला लगता है बिहार के सोनपुर में। और नौचंदी मेला लगता है मेरठ में। होली के बाद दूसरे दिन से 1 महीने के लिए लग जाता है। अब वैसे ऐसा नहीं हो रहा है, चलिए बताएंगे ये भी आपको। पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये सारे अब काफी लेट लगता है नौचंदी, आजकल ये अभी जून में लगा हुआ है। ठीक है, सही मिलान करें, पर आमतौर पे वैसे ही लगता है। कुछ मेले दिए हुए हैं और वो कहाँ लगते हैं, मिलान कीजिए। तो ये इसका आपका सी हो गया आंसर। सैयद शलार आपका बहराइच का है। ध्रुपद आपका वृंदावन और वाराणसी दोनों में लगता है। खिचड़ी मेला आपका मकर संक्रांति पे लगता है, कहाँ पे? गोरखपुर में। कालिंजर लगता है बांदा में। 22 सही आपको मिलान करना है। ये कुछ उत्सव दिए हुए हैं, फेस्टिवल्स दिए हुए हैं, कहाँ पे हैं ये बताना है आपको। चिता भस्म आपका मणिकर्णिका घाट में, चिता भस्म से होली खेली जाती है ना, तो ये कहाँ पे है? तो काशी में हो गया आपका। और हुरंगा आपका दाऊजी में हो गया, मथुरा। शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा, ऐसी जगह में लगेंगे। सोन से सोनभद्र याद रखिएगा। ठीक है, बी इज योर आंसर।
23 देखिए, सही आपको चुनना है यहाँ पे। कुछ इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं, वो कहाँ पे अवस्थित है ये देखना है हमें। तो चंद्रशेखर आजाद कहाँ पे है? कानपुर, ये ठीक है, 1974 का है। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी जो है आपकी वो अयोध्या की है। और बांदा वाली तो अयोध्या में कैसे हो सकती है? बांदा वाली तो बांदा में ही होगी ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल आपकी मेरठ में है। 24 देखिए, सही मिलान करना है। झीलें दी हुई और वो कहाँ अवस्थित हैं? समस्तपुर रायबरेली में है, दरवन अंबेडकर नगर में है। आंसर तो ए हो जाएगा इसका, पर हम देखेंगे सारे। और बखीरा दी हुई है, संत कबीर नगर की है। बेलसागर कहाँ पे है? महोबा, ये एक आर्टिफिशियल झील है, याद रखिएगा। 25 सही आपको मिलान करना है। वन्य जीव विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और वो कहाँ अवस्थित हैं? आंसर ए हो गया। सोहागी है महाराजगंज में, सोहेलवा है श्रावस्ती में, कछुआ है वाराणसी में, और चंबल है आपकी आगरा इटावा में। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। 26 देखिए, प्राचीन नाम और आज का नाम क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी ए है। चंद्रवार फिरोजाबाद है, बलवंत नगर आपका झांसी है, और आपका ब्रह्मचारिणी है बरसाना, और ऋषिपतन सिंहपुर कहते हैं सारनाथ वाराणसी को। 27 सही मिलान कीजिए। ये कुछ आपके जगहें दी हुई हैं और आपको बताना है कैसे क्या है। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड कहाँ पे है? नैनी। नैनी कहाँ है? प्रयागराज। सिंगरौली कहाँ पे है? सिंगरौली में। सिंगरौली में होगा, ये तो सोनभद्र में पड़ती है ये जगह, ठीक। और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है रेणुकूट में, और आपका नहीं, हिंदुस्तान रेणुकूट सोनभद्र, ठीक है। और डीजल लोकोमोटिव है आपका वाराणसी में। ये ऊपर का छोड़ दीजिए, करेक्ट है, मैचिंग का नहीं है क्वेश्चन। ये मडुआडा वाराणसी में पड़ता है, ठीक है, वाराणसी। 28 देखिए, सही विकल्प आपको चुनना है। कुछ ट्राइब्स जनजातियां दी हुई हैं और वो कहाँ अवस्थित हैं ये आपको देखना है। तो बताइए, सहारिया कहाँ मिलती है? ललितपुर में। और पहाड़िया मिलती है, पहाड़िया मिलती है आपकी, आंसर तो सिर्फ सी सही है इसका। बैगा ट्राइब सोनभद्र की है। पटारी ट्राइब कहाँ की है? ये भी सोनभद्र की है, एसबी। पहाड़िया कहाँ की? पहाड़िया भी सोनभद्र की है। और अगरिया ट्राइब कहाँ की है? ये भी सोनभद्र की है। ये सब सोनभद्र की ट्राइब्स हैं, ठीक है। चलिए 29 सही आपको मिलान करना है। कुछ थर्मल पावर स्टेशन, ताप विद्युत गृह दिए हुए हैं, वो कहाँ पे अवस्थित हैं? तो आंसर बी हो गया आपका। हरदुआ आपका अलीगढ़ में है, अनपरा आपका सोनभद्र में है, मेजा ताप आपका प्रयागराज में है, और राजा ताप आपका शाहजहांपुर में है। 30 सही मिलान करें। कुछ संस्थान दिए हुए हैं और वो कहाँ अवस्थित हैं। ये मिलान नहीं, करेक्ट ऑप्शन चुनना है आपको यहाँ पे। तो आपका रोड रिसर्च वाला नई दिल्ली में है, मृदा वाला आपका करनाल में है, हरियाणा, और लैंग्वेजेस वाला आपका मैसूर में है, सड़क परिवहन आपका पुणे महाराष्ट्र में है। तो बी आपका आंसर हो गया। 31 देखिए, सही आपको यहाँ पे चुनना है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 2019 में। और 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन पास हुआ था। आवर कॉमन फ्यूचर इसका टाइटल था। मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत F.E. क्लेमेंट्स ने प्रतिपादित किया था। आंसर क्या हो जाएगा? सारे आपके बिल्कुल सही हैं। 32 देखेंगे, इसमें आपको अब गलत चुनना है। ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो शीतल पेय में उपयोग किया जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग चाइनीज फास्ट फूड में किया जाता है, जो बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। और एजिनोमोटो जिसको कहते हैं। 1980 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्थापित भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। हीलियम एक अक्रिय गैर ज्वलनशील गैस है जो मौसम संबंधी आकलनों में और गुब्बारों में भरने के लिए उपयोग की जाती है। क्या आंसर हो जाएगा? कोई गलत नहीं है। 33 देखेंगे, गलत चुनना है आपको इसमें भी। हरित मफलर, जो ग्रीन मफलर्स होते हैं, इनका उपयोग, ये वुडी ट्रीज है यानी कि काष्ठ वाले वृक्ष हैं, ये नॉइज पोल्यूशन को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। करंज, महुआ, नीम, इनका उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जाता है। मक्का से बायोडीजल बनाया जा सकता है, जबकि जेट्रोफा, पोंगामिया और सूरजमुखी से एथेनॉल बनता है। जून 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की थी। गलत क्या हो जाएगा इसमें? देखिए सी हो जाएगा गलत। याद रखना, बायोडीजल मक्का से नहीं बनता, मक्का से इथेनॉल बनता है। जब भी मक्का आए तो इथेनॉल याद रखना। बाकी जेट्रोफा, पोंगामिया और सनफ्लावर से बायोडीजल आप बना सकते हैं।
34 सही आपको चुनना है यहाँ पे। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में सीधा मतलब कि डायरेक्टली नहीं योगदान करते हैं। स्थिर जल के आवास लेंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे वेटलैंड्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सब। अर्नेस्ट नेस ने 1973 में सबसे पहले डीप इकोलॉजी, गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया, और थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये भी आपके सारे सही हैं। 35 देखेंगे, सही चुनना है आपको यहाँ पे। जैव मंडल जो है, बायोस्फीयर जो है, वो अर्थ का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। वन्यजीव संरक्षण के लिए राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार देश का सबसे हाईएस्ट पुरस्कार है। वंगारी मथाई ने 2004 में शांति का नोबेल प्राइज जीता था और उन्हें ग्रीन बेल्ट आंदोलन के लिए जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2009 में 22 अप्रैल को पृथ्वी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निश्चय किया था, इंटरनेशनल अर्थ डे। ये भी आपके सारे सही हैं। देखो याद रखना ये जनरली जो हमने पहले टेस्ट किए थे उसमें 2002 दिया हुआ था इसका ईयर, याद हो अगर आपको तो। सही मिलान करें, आर्टिकल्स दिए हुए हैं और वो किससे संबंधित हैं ये देखना है आपको। ए हो जाएगा आंसर। 176 क्या कहता है? 176 कहता है आपका स्पेशल एड्रेस गवर्नर से। 87 कहता है राष्ट्रपति का स्पेशल एड्रेस। 76 आप जानते हैं महान्यायवादी हैं, और 48 सीएजी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। 37 आपको गलत चुनना है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो परिसीमन आयोग निर्धारित करता है, डिलिमिटेशन कमीशन। समान काम के लिए समान वेतन किसके अंडर आएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 39 क्लॉज डी। देश में पहले लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे। तो आंसर आपका ए गलत हो गया। 2026 तक इसको फ्रीज कर दिया गया है, होल्ड पे रख दिया गया है। 38 सही चुनेंगे। कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंदर भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिल गई थी, और ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान मॉडले मिंटो सुधार से आया था। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से इंस्पायर्ड है। सारे आपके सही हैं। 39 देखेंगे, सही चुनना है इसमें आपको। संवैधानिक निरकुंठता का आधार जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी की जो बात है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आई थी, और इसी एक्ट से प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया था, और इसी एक्ट से बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ये भी आपके सारे बिल्कुल ठीक है। 40 देखेंगे, सही चुनना है आपको यहाँ पे। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा बनी थी, और 1946 में जो सरकार बनी थी, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया गया था। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? आंसर आपके ये सारे सही हैं। 41 देखिए, आपको गलत चुनना है। ये प्रोविजंस दिए हुए हैं अलग अलग। कैसे? देखो, भारतीय संविधान पंचायत किससे संबंधित है? पंचायत है पार्ट 9 से, 243 से 243 ओ तक। म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका है 9A में, और जो पार्ट 1 है वो डील करता है आपका संघ और उसके क्षेत्र से, और डीपीएसपी जो है वो पार्ट 5 में है 36 से 51 तक। तो ये डी आपका गलत हो गया। जो आपके डीपीएसपी हैं ये कौन से पार्ट में आते हैं ये नहीं गलत कर सकते आप, 4 में, ठीक है। आर्टिकल्स ठीक दिए हुए हैं और ये याद होने चाहिए आपको। 42 सही चुनिए, आर्टिकल्स दिए हुए हैं। 249 क्या कहता है? भारतीय संसद और राज्य विधान मंडल के बीच कराधान सहित विधायी शक्तियों का वितरण। और आइवर जेनिंग्स ने भारत की संसदीय प्रणाली को क्या कहा था? कैबिनेट सिस्टम। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मतलब एनजीटी का गठन किया गया था। सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है। आर्टिकल 246 है ये, ध्यान देना। 246 43 सही आपको यहाँ पे चुनना है। क्या कह रहा है? कंसोलिडेटेड फंड मतलब संचित निधि का प्रावधान 266 क्लॉज 1 में है, और बिना परमिशन पार्लियामेंट के इसमें से आप पैसा नहीं निकाल सकते। 267 में आकस्मिकता निधि यानी कि कंटिजेंसी फंड दिया हुआ है, और एंग्लो इंडियन शब्द पहली बार 1947 के अधिनियम से जोड़ा गया था। पहला और दूसरा सही है। ऐसा कोई एक्ट पढ़ के आए हो आप? 1935 के एक्ट से जोड़ा गया था, ठीक है। 44 देखेंगे, सही आपको यहाँ पे चुनना है। बात कह रहा है अगर कोई आपातकाल है तो संसद का कार्यकाल एक बार में 1 साल आप बढ़ा सकते हो। इसकी घोषणा 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर विमेन का मुख्यालय पुणे में है, और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान आयरन
सॉरी, आयरलैंड के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। पहला दूसरा सही है। ये दिल्ली में है हेडक्वार्टर, ठीक है, और ये जो प्रावधान है ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, ये गलती है। 45 सही बताना है आपको। चुनावी सुधार के लिए जो सुझाव दिए गए वो इंद्रजीत गुप्ता समिति ने दिए 1998 में। आर्टिकल 352 राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना। आपातकाल लगा हुआ है, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए। पंचवर्षीय योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी का गठन किया गया था। ये आपके सारे सही। 46 देखिए, सही चुनना है यहाँ पे आपको। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। केंद्र सरकार संसद द्वारा नहीं, मतलब केंद्र सरकार, नॉट बाय पार्लियामेंट। 2000 फरवरी में न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचलिया की अध्यक्षता में संविधान की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। वेरी नाइस, ऑल करेक्ट। 47 आपको गलत बताना है। 61st सीए तो आप अब तक समझ गए होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 से मताधिकार की आयु 21 से 18 की गई थी। पंचायतों और नगर पालिकाओं अर्थात स्थानीय निकाय संबंधी चुनाव संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। 1965 में कामराज योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने और राष्ट्रीय विकास के योगदान में वृद्धि करने के लिए तैयार की गई थी। क्या हो जाएगा आंसर? 47 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ऐसा नहीं है कि सारे सही हैं, ठीक है। जो ये आपकी स्कीम है कामराज स्कीम, ये 1963 की है। क्रोनोलॉजी में बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन आपको। 48 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत में रामसार घोषित किया गया था? रामसार साइट्स तो देखिए, पहली बात तो आपको सारी याद होनी चाहिए। नागी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? बिहार में। सारी पता होनी चाहिए, सारी। ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। काजू वैली तमिलनाडु में है, ये भी तमिलनाडु में। 49 देखिए, 49 में आपको मिलान करना है फसलें और कौन सा स्टेट टॉप पोजीशन पे है। तो सूरजमुखी में कर्नाटका है, गन्ना और चीनी में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश है, सोयाबीन सबसे ज्यादा आ रहा है एमपी से, चावल आ रहा है तेलंगाना से। ध्यान दीजिएगा इस पे। 58 देखिए, नवीनतम कृषि डेटा 2024 के संबंध में आपको सही चुनना है। तो सबसे बड़ा निर्यातक एक्सपोर्टर दुनिया का इंडिया है चावल का। सबसे बड़ा आयातक फिलीपींस है। 2020-21 के दौरान भारत विश्व में ज्वार क्षेत्र में दूसरे और उत्पादन में चौथे स्थान पर रहा, इंडिया ज्वार में। और मक्के के उत्पादन में 6th प्लेस है इंडिया का। बहुत सही है ये क्वेश्चंस, प्लीज ध्यान दीजिएगा एक बार। 51 अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। थर्मल फ्लास्क में तरल लंबे समय तक गर्म रहता है या ठंडा रहता है, जो आपकी थर्मोस्टेट बॉटल्स होती हैं। थर्मस फ्लास्क में चालन, संवहन और ऊर्ध्वपातन में से किसी के द्वारा ऊष्मा का कोई नुकसान नहीं होता। हीट लॉस नहीं होता, ना कंडक्शन से, ना कन्वेक्शन से, ना सब्लिमेशन से। आंसर बी। ए तो सही है, आर गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई हीट लॉस नहीं होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन से। सब्लिमेशन कहां से आ गया इसमें? बताओ आप ही। विकिरण होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। 52 देखिए, आपको सही चुनना है यहाँ पे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से जब कोई वस्तु आंशिक रूप से या पूरी तरीके से किसी द्रव में डूबती है तो डूबने पर वस्तु का भार कम होता हुआ लगता है। पास्कल के नियम के हिसाब से यदि गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की स्थिति में द्रव के भीतर हर स्थान पर समान दबाव होता है। दोनों बातें ठीक है। 53 देखिए, गलत चुनना है यहाँ पे आपको। थोरियम बहुत ही इंपॉर्टेंट ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के संलयन से ऊर्जा निकलती है। आइसोबात समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है जिससे दुर्घटना के बाद उसे ढूंढना आसान रहे। तो आपका सी गलत हो गया। ये आइसोबात जो है वो इक्वल डेप्थ यानी कि समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ती है, डेप्थ होगा ये। 54 अभिकथन कारण दिया हुआ है। लकड़ी या एबेनाइट हैंडल का जो उपयोग है वो खाना पकाने वाले बर्तनों में किया जाता है जिससे आप उसको पकड़ लें। लकड़ी या एबेनाइट ऊष्मा के अच्छे समाहक हैं, अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट हैं। तो फिर वही बात हो गई भाई, ये अच्छे कंडक्टर नहीं है, पुअर कंडक्टर्स हैं, तभी तो ये गर्म नहीं होंगे और तभी आप आराम से इसको पकड़ पाओगे। 55 गलत चुने।
किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, अलग अलग एटॉमिक नंबर्स हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम हो, तो उसको समभारिक आइसोबार कहते हैं। ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग फोटोग्राफी में फेरिक्स ऑक्सलेट के रूप में किया जाता है। आंसर कोई गलत नहीं है। 56 देखिए, गलत बताना है आपको। एक्वा रीजिया सुना होगा आपने नाम। एक्वा रीजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसका मिक्सचर है? नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है। पानी की स्थायी कठोरता पोटेशियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। जंग रोधी बनाने के लिए लोहे पर जिंक पॉलिश लगाई जाती है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो आपका बी गलत हो गया। परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स होते हैं उसके कारण होती है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम नहीं। 57 सही चुनना है आपको। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले प्राकृत भाषा में बर्दवाहस का विवरण मिलता है। पुरापाषाण नवपाषाण शब्दावलियों का सर्वप्रथम उपयोग जॉन लुबक ने 1865 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। और जो मध्य पुरापाषाण काल है उसकी पट्टिकाओं की प्रचुरता के कारण उसको फलक संस्कृति, फलक कल्चर इसको कहते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? ये आपके सारे सही हैं। 58 देखिए, गलत चुनना है आपको। मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी के जो मुख्य स्रोत हैं वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और एक मेगास्थनीज की इंडिका है। सोहगौरा शिलालेख संपूर्ण मौर्य काल का एकमात्र शिलालेख है जो तामपत्र पर उत्कीर्ण है, यूपी में है ये। बिंबिसार ने 2 सागरों के बीच की भूमि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पे विजय प्राप्त कर ली थी। सी गलत है। ये अरब सागर नहीं, गलत चुनना है ना। हाँ, तो ये जो है आंसर जो हो जाएगा इसका, एक सेकंड। हाँ, तो ये भी आपका सही है। ये बिंबिसार नहीं है, बिंदुसार है। हाँ, सही नहीं है, मतलब सही दे रखा है, ये सही है। ठीक है, ये गलत है आपका। 59 गलत चुने। अशोक के शिलालेखों को पहली बार 1873 में कलकत्ता टकसाल के एक अधिकारी ने और एशियाटिक सोसाइटी के सचिव जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। भब्रू शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्नों में अपनी आस्था व्यक्त की थी। अशोक का सोहगौरा नामक प्राचीनतम ज्ञात ताम्रपत्र मौर्य अभिलेख है जिसमें अकाल दुर्भिक्ष राहत प्रयासों का उल्लेख है। पहला गलत हो गया। क्यों? 1837 बहुत पहले इनको पढ़ लिया गया था। ठीक है, 60th देखेंगे अब। गलत बताना है आपको। कह रहा है हर्षचरित के अनुसार उनकी हत्या उनके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और उसके बाद उन्होंने कण्व डायनेस्टी की स्थापना की थी। मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया था 8 क्लासेस में, जिसमें पहला वर्ग दार्शनिक, दूसरा किसान था। अमरावती का महास्तूप जिसे महाचैत्य के नाम से जाना जाता है, ये सतवाहन काल का स्तूप है। देखिए, बी गलत हो गया है। मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में सोसाइटी को डिवाइड किया था। पहली फिलोसोफर्स, दूसरे फार्मर्स, और अभी आपको 5 बताने हैं कमेंट में क्या थे वो, और 5 कमेंट। ठीक है, 61 सही आपको चुनना है। यहाँ पे क्या कह रहा है? मिस्र के एक शासक थे टोलमी 3 फिलाडेल्फस। इन्होंने बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनवाई थी अलेक्जेंड्रिया में, जहां पे भारतीय ग्रंथों का अनुवाद होता था। बरहुत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में की थी। कालिदास का नाटक है अभिजान शकुंतलम, इसका फारसी अनुवाद केरल वर्मा ने 1882 में किया था। पहला दूसरा सही है, तीसरा इसलिए गलत हो गया क्योंकि 1882 में ये मलयालम भाषा में अनुवाद किया गया था। मलयालम, इन नाम से नहीं पता चल रहा कि कुछ मतलब अलग है। 62 सही चुनना है आपको। यहाँ पे यशोवर्मन महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला और सिक्का जारी करने वाला पहला मौखरी शासक था। बोरोबुदर दुनिया के सबसे अद्भुत स्तूपों में से एक है। इसकी मूर्तियां जो हैं इंडो जावानीज कला का शानदार उदाहरण है। कंबन जो है तमिल रामायण या रामावतरम के लेखक हैं जो 12th सेंचुरी के दौरान लिखी गई थी। दूसरा तीसरा सही है। ईशान वर्मन है, ईशान वर्मन, ईशान वर्मन, ना कि यशोवर्मन। 63 देखो, सही बताना है आपको। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को हराया था 1576 में। ठीक। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल में डचों को हराया था। ये बात हो रही है 1759 की। ठीक है।
और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। सारे युद्ध वगैरह मैं आपको इतनी बार बता चुकी हूँ, अच्छे से आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ये सब गलत चुनना है। अब प्रैक्टिस हो रही है, ये प्रैक्टिस में आपकी गलतियां अगर होती हैं तो देखिए ये रिवीजन की फिर कमी है, थोड़ा रिवीजन कर लो, सही हो जाएंगी सारी चीजें। तराइन का पहला युद्ध 1911 पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था और मोहम्मद गौरी इसमें हार गया था। और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर ने सिकंदर लोदी को हरा दिया था। दूसरा सही है। तरेन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज 3 मोहम्मद गौरी था, और ये हुआ था आपका 1191 में, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, ये ठीक है। इनकरेक्ट सेकंड है, पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी थे। सिकंदर लोदी कहां से आया? इब्राहिम लोदी, और ईयर ठीक दे रखा है बिल्कुल। 65 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये कालानुक्रमिक क्रम में आपको अरेंज करने हैं। जैसे जहाज महल है, ये 1500 में घियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया 1235 में। बहलोल लोदी का मकबरा बनवाया सिकंदर लोदी ने 1418 में। जहांपना नगर एमबीटी ने बनवाया था 1326 से 27 में। डी है इसका आंसर। 66 अब फिर से आपको इनका क्रोनोलॉजी सेट करनी है, कौन सा स्टेट कब बना, संस्थापक कौन थे पता तो ये भी होना चाहिए। तो बेरार के थे आपके फतहुल्लाह इमाद शाह 1490, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह 1489, और गोलकुंडा के थे कुतुब शाह 1518, और बीदर के थे कासिम बरीद शाही कहते थे ना इसको, इन सबको, इसको बरीद शाही, इसको कुतुब शाही, इसको आदिल शाही, और इसको इमाद शाही। ठीक, बी हो गया आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेना एक बार। अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन हैं। क्या कह रहा है? फ्रांसिस बर्नियर दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध का साक्षी था, और ये फ्रेंच ट्रैवलर था, फ्रांसीसी यात्री था, शाहजहां के शासनकाल के उत्तरार्ध में भारत आया था। ये बातें दोनों ठीक है। 68 फिर से अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। देखो, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने अपने पुर्तगाली देशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया था, और ये क्या चाहते थे कि फ्रांसीसी शक्ति को खत्म करना, ओवरथ्रो करना। तो ये आपका ए है आंसर, ठीक है ये बिल्कुल। और जो बच्चे पैदा होते थे ऐसी शादियों से, उनको कहते थे लूजो इंडियंस, याद रखना, एक फैक्ट है ये। 69 देखो, ये कुछ आपको वो दिए हुए हैं, किसने कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट करे थे ये आपको देख के बताने हैं, ठीक है। तो इनको आपको क्रोनोलॉजी से अरेंज करना है। तो एल्बर्ट मेयर इटावा वाला जो प्रोजेक्ट था वो 1948 का है। अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक 1918 की है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे स्ट्राइक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। असम बंगाल है 1921 की। डी इज योर आंसर। 70 देखेंगे, आपको यहाँ पे सही विकल्प चुनना है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 का आया था। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-55 के दौरान जो स्वरूप दिया था वो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। ये आपका तीनों बिल्कुल ठीक हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे आ गए हैं। आपको सही विकल्प चुनना है इसमें। 1929 लखनऊ में साइमन कमीशन का बहिष्कार जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में हुआ था। स्वराज पार्टी 1923 चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1878 में सर सैयद अहमद खान की लीडरशिप में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। अच्छा क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। बी आपका सही है। देखिए, बात जब होती है साइमन कमीशन का, करेक्ट ऑप्शन चुनना है ना हमें। 71 तो 1928 की बात है ये, जब साइमन कमीशन आया था, और अलीगढ़ मूवमेंट आपका 1875 का है। लीडरशिप बिल्कुल ठीक दी हुई है। 72 देखेंगे, सही आपको चुनना है यहाँ पे। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो 26 दिसंबर 1925 को बनी। लीडरशिप किसकी थी? मानवेंद्र नाथ रॉय की। यूपी में जो किसान सभा बनी वो फेब 21 में बनी। गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय ने इसको फॉर्म किया था ज्वाइंट रूप से। और महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा की स्थापना की थी। पहला और तीसरा सही हो गया, दूसरा क्यों गलत हुआ? 1918 में बनी थी आपकी यूपी की किसान सभा। 73 देखेंगे, सही बताना है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन
1924 में कानपुर में बनी थी। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूटा गया था। एचआरए की ही मेंबर्स थे वो सब। इस घटना में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी को फांसी दी गई थी। 36 क्रांतिकारी ऐसे थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। फिर उन्होंने खुद को गोली मार ली थी 27 फरवरी 1934 को एल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, इलाहाबाद। बताना है आपको क्या है आंसर। तो 1, 2 और 4 बिल्कुल ठीक है। तीसरा क्यों गलत हुआ? तीसरा इसलिए गलत हुआ, देखिए इसमें ट्रेन लूटी गई थी, करीब करीब 40 क्रांतिकारी इसमें अरेस्ट हुए थे, ठीक है। और ये जो एनकाउंटर हुआ था ये 27 फरवरी 1931 में हुआ था, लेकिन ही शॉट हिमसेल्फ। 74 पे आ गए हैं। आपको इसमें गलत चुनना है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इलाहाबाद में आयोजित वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वक्त बनी थी फरवरी 1920 में। और बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक अस्थायी राष्ट्र सरकार की स्थापना भी की गई थी। सारी बातें एकदम ठीक है। 75 पे आ गए हैं। इसमें आपको बताना है गलत कौन सा है, ठीक। तो लखनऊ सेशन की बात हो रही है, 1916 में आयोजित हुआ था, अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कानपुर में हुआ था, कानपुर सेशन 1925 में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी। मेरठ सेशन था 1946 का, ये स्वतंत्रता से पहले आखिरी सेशन भी था, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। ये भी आपके सारे सही हैं। 76 सही आपको चुनना है। थियोसफिकल सोसाइटी 1875 मैडम एचपी ब्लेवात्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन कॉर्नवालिस को सन्यासी विद्रोह को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। अब आप ये बताइए, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्वेश्चन तो किसी का नहीं गलत हुआ होगा, ठीक है। 77 देखेंगे, आपको इसमें सही चुनना है। एनी बेसेंट ने 1917 में मद्रास में इंडियन विमेन्स एसोसिएशन बनाया। 1911 नारायण मल्हार जोशी बंबई में सोशल सर्विस लीग। और पंडिता रामाबाई 1889 शारदा सदन की स्थापना इन्होंने की थी। आंसर आपका सारे ये सही है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट, बात हो रही है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट की, आपको इनकरेक्ट बताना है। ये जो कॉरिडोर है मेक्सिको से संयुक्त राज्य अमेरिका का, यहाँ पे 11 मिलियन लोग रहते हैं। G7 देशों में से फ्रांस, जर्मनी टॉप पे रहे हैं। और प्रवासियों ने 2022 में वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रेषण के रूप में अनुमानित 831 बिलियन अमेरिकी डॉलर भेजे हैं, जो पिछले मुकाबले काफी ज्यादा है। तो ये आपकी बातें सारी इसमें सही हैं। विश्व विकास रिपोर्ट 2024 के बारे में आपको गलत बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो जीडीपी है वो कितना 8000 अमेरिकी डॉलर है। वे अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो मध्यम आय जाल के अनुसार प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका की 1/4 तक पहुंचने में भारत को लगभग 50 वर्ष लग सकते हैं। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट मध्यम आय जाल के अनुसार प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका की 1/4 तक पहुंचने में चीन को 10 वर्ष लग सकते हैं। और इसी के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका की 1/4 तक पहुंचने के लिए इंडोनेशिया को 70 वर्ष करीब लग सकते हैं। गलत पूछ रहा है, बी गलत है। तो इंडिया को लगभग 75 ईयर्स लगेंगे अभी। 80 देखिए, आपको इसमें गलत चुनना है। 80 में गलत देखना है आपको। इंडिया 2021 में जनसांख्यिकी और विकास के लिए लोकतंत्र विषय के तहत भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का अध्यक्ष रहा। 19 जनवरी 2019 को भारत औपचारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया समूह का 43वां सदस्य बना। 2016 में MTCR ज्वाइन किया और 6 दिसंबर 1983 को अफ्रीकी विकास बैंक की सदस्यता में शामिल हुए। बी गलत हो गया। 2018 में मेंबर बना था ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का। सही चुनना है आपको। सेंसस का क्वेश्चन है, 12 सिटीज ऐसी हैं यूपी की जहां जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। सेक्स रेशियो एसटी का 951 रहा और परसेंटेज एससी का टोटल इंडिया के 16.6% रहा इंडिया का। ये आपके सारे एकदम सही हो गए। 82 आपको यहाँ पे गलत देखना है। सेंसस की बात हो रही है यूपी का साक्षरता दर 67.7। सेंसस की बात हो रही है सबसे कम नगरीय साक्षरता दर वाला जिला महोबा, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर श्रावस्ती और यूपी का लिंगानुपात 912 सॉरी, ठीक है। बी आपका गलत हो गया। लोएस्ट अर्बन लिटरेसी रेट रामपुर में है।
ठीक। और रूरल लिटरेसी अगर आ जाता, नगरीय तो रामपुर में है, अगर रूरल की हम बात करते तो वो आपका है श्रावस्ती। 83 देखिए सही आपको चुनना है। यहाँ पे हेडक्वार्टर दिए हुए हैं अलग अलग, आप देख लीजिए। हेडक्वार्टर आईसीसी का कहाँ पे है? दुबई में है। कृषि विकास के लिए जो अंतरराष्ट्रीय कोष है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये आपका इटली में है, तो आंसर हो गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आपका है हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है। और अंतरराष्ट्रीय ये आईसीए का आपका कहाँ पे है? ये आपका कोलोन में है, कोलोन स्विट्जरलैंड। और आईसीएओ का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में। 84 सही आपको यहाँ पे चुनना है। बैगा जनजाति जो है वो सोनभद्र में रहती है, द्रविड़ समुदाय की एक जनजाति है। ये लोग लौह अयस्क पिघलाते हैं और बुक्सा और भोक्सा जनजाति के लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। ये भी आपके सारे सही हो गए। 85 देखिए आपको गलत चुनना है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ये 21 दिसंबर 2020 को यहाँ लॉन्च की गई थी। और उत्तर प्रदेश में निम्न आय वर्ग के परिवार की लड़कियों का जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ है उनके लिए कन्या सुमंगला योजना है। और एक है उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना जो 28 अप्रैल 2017 की है। ये आपके सारे बिल्कुल सही हैं। ये यूपी की जो योजनाएं आती हैं इनको आप एक बार देख के जाएंगे। 86 सही चुनना है आपको। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना लागू की गई 2020 से। अभ्युदय योजना लागू की गई 10 फरवरी 2021 से। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2 लाख प्रतिवर्ष आय सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी वर्गों के परिवार के लिए अक्टूबर 2017 से लागू की गई। ये भी आपके सारे बिल्कुल सही हैं। कौन सा दिन विश्व स्तर पर मनाया जाता है इनमें से, मतलब ग्लोबली कौन सा दिन मनाया जाता है ये पूछ रहा है ये। तो 31 मई जानते हैं ना आप, वर्ल्ड एंटी टबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस होता है। और ये बताइए मुझे आप ये कौन से दिवस हैं अगर कुछ फेमस हैं तो। बजट के बारे में आपको गलत बताना है यहाँ पे। ये कह रहा है संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत केसीसी के माध्यम से ऋण सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। वित्त वर्ष 25 में राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान है। इसका 26 में 4.4 लक्ष्य रखा जाएगा। एमएसएमई को गारंटी के साथ जो लोन दिया जा रहा है वो अब 1 करोड़ हो जाएगा, 5 करोड़ था पहले। मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिए लघु मध्यम व वृहद उद्योग को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ किया गया है। सी हो गया है। ये 5 करोड़ से अब जो है बढ़ाया गया है, बल्कि 10 करोड़ कर दिया गया है, अभी 5 करोड़ था। 89 बजट कौन सा सही नहीं है? यूनियन बजट का एस्टिमेट, ये राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, गैर कर राजस्व, ये सब आपको इकोनॉमिक्स में प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू गलत हो गया। नॉन टैक्स रेवेन्यू 1.6% है, 16 नहीं है। 90 देखिए आपको गलत चुनना है इसमें, ठीक। तो देखना पड़ेगा। 32 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता के लिए। 11.5 करोड़ दिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के लिए। 2900 करोड़ रुपए राजमार्गों का चौड़ीकरण और ये सब। और 300 करोड़ रुपए सड़क निधि। बताओ, तो ये डी गलत हो गया। सड़क निधि के लिए हैं करीब 3000 करोड़ रुपए। 3000, सोचिए कितना ज्यादा है। 2800 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं स्टेट रोड फंड के लिए, इसके लिए अलग है करीब। 91 फिर से गलत चुनना है, यूपी बजट की बात हो रही है। देखो क्या कह रहा है, 27,000 करोड़ रुपए किसके लिए? गांव की सड़क वगैरह, पुल वगैरह के लिए। 1600 करोड़ रुपए गांव में सड़क बनाने के लिए, विपणन सुविधाओं के लिए। 1750 असफल नलकूपों के फिर से निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए। और 569 नलकूपों के लिए लगभग जो डार्क जोन में आते हैं उनके लिए 9 करोड़ रुपए। पहला गलत हो गया है। ये आपके 2700 करोड़। 92 आपको गलत चुनना है। किस चीज के लिए कितना एक्सपेंडिचर किया गया है? तो आपका एजुकेशन का गलत हो गया है। ये आपका 128 नहीं, एक सेकेंड, थोड़ा सा तो देखो देखना पड़ेगा। 650 करोड़ है। बाकी प्लीज एक बार पॉज कर लो, पढ़ लो इसको। एजुकेशन का ये है 28। 93 विचार कीजिए इन कथनों पे। अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव ये जनवरी में हुआ था और कहाँ हुआ था? सरस्वती तीर्थ प्रयागराज में। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय
ने आयोजित किया था भारत रंग महोत्सव 2025 में श्रीलंका नेपाल के 13 शहरों में हुआ था। और 33वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला हुआ था फरवरी में नई दिल्ली के भारत मंडपम में। आंसर बी, सेकंड और थर्ड सही है। पहला क्यों गलत हुआ? जो ये महोत्सव था ये आपका सरस्वती तीर्थ है कुरुक्षेत्र में, हरियाणा, यहां पे हुआ था। ये नायब सिंह सैनी ने ऑर्गेनाइज किया था, वहां के चीफ मिनिस्टर ने। 21 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के आयात पर कितने प्रतिशत आयात शुल्क मतलब टैरिफ लगाने की घोषणा की है? 10%। ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए 95 देख लीजिए, सही आपको चुनना है। पहली जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी उसको हेरोड डोमर मॉडल कहते हैं, दूसरी को महालनोबिस योजना पे आधारित थी, और 8वीं योजना के वक्त WTO का मेंबर बना था इंडिया 1995 में। तो ये आपके तीनों सही हो गए। 96 आपको इसमें सही चुनना है। 1985 में चीन ने ओपन डोर की नीति के अंतर्गत जो है बाजार समाजवाद को अपनाया था, और ये किसने टर्म कॉइन की थी? ऑस्कर लेंज ने। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार आय और संपत्ति पर कर लगाकर आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करती है। क्या ऐसा है? बी सही है। तीसरा, ये बात हो रही है मिक्स्ड इकोनॉमी की, मिश्रित अर्थव्यवस्था की ये बात हो रही है, ना कि सोशलिस्ट इकोनॉमी की। 97 सही बताना है आपको। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का नेतृत्व किया था MS स्वामीनाथन ने, और 2005 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा हरित क्रांति कृषोन्नति योजना की शुरुआत की गई थी। ये आपके तीनों सही हैं। 98 देखिए, सही चुनना है आपको। कह रहा है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP जिसको कहते हैं, इनको याद रखा करो। ये क्या रेकमेंड करता है? न्यूनतम समर्थन वैल्यू MSP। किसके लिए? फसलों के लिए। और गन्ने के लिए क्या होता है? उचित और लाभकारी मूल्य, फेयर एंड रेन्यूमरेटिव प्राइसिंग। और जो ये FRP है इसको तो केंद्र सरकार जारी करती है स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट एडवाइज्ड प्राइस से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है गन्ने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के इशू से करती जा रही केंद्र सरकार है। और FRP को कौन अप्रूव करता है? करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। और ये मिनिमम प्राइस है, न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिल किसानों से गन्ना खरीदेंगी, FRP पे खरीदती हैं। MRP ना लगा देना जाके एग्जाम में। बिल्कुल ठीक है ये बात। 99 सही चुनना है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, ठीक है, और जो ये सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। सेबी जो है वो 1992 में आया, और बेसल मानदंड अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नियमों के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति जारी करती है, बेसल नॉर्म्स। ये भी आपके सारे सही हैं। 100 देख लो, सही चुनना है आपको यहाँ पे। सोवरेन गोल्ड बैंक बॉन्ड स्कीम की बात हो रही है, संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना, ये नवंबर 2015 से लागू हुई थी। मुद्रास्फीति दर को मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है, जो दो प्रकार, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के होते हैं। और जब आपूर्ति में अचानक बहुत तेजी से गिरावट आ जाए तो मांग अपने पुराने स्तर पर बरकरार रहे, तब इस प्रकार से जो उत्पन्न मुद्रास्फीति होगी उसको कहते हैं बॉटल नेक इन्फ्लेशन, गत्यावरोध या मार्गावरोध मुद्रास्फीति। ये आपके सही हैं सारे। 101 पे आ गए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो अब देखेंगे, पैरालंपियन आर्चर्स हैं तीरंदाज शीतल देवी और राकेश कुमार। इनको हाल ही में भारत के चुनाव आयोग के राष्ट्रीय दिव्यांगजन प्रतीक के रूप में चुनाव आयोग की टीम में शामिल किया हुआ है। शूटर है मनु भाकर, इनको हाल ही में बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। संतोष कश्यप को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में चुना गया है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के पहले भारतीय राजदूत के रूप में चुना गया है। ये आपके सारे बिल्कुल ठीक हैं। 102 आपको सही चुनना है इसमें। सचिन सर्जेराव ने हाल ही में पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की शॉटपुट F46 स्पर्धा में रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है। हरविंदर सिंह ने पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीता है आर्चरी में, तीरंदाजी में स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्रूनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान पहुंचकर एक महत्वपूर्ण राजनयिक यात्रा शुरुआत की है। ये भी आपके सारे सही हैं। 103 देखेंगे।
ये बात हो रही है रमन मैग्सेसे पुरस्कार की। तो आपको बताना है इसमें से सही क्या है, किस किस को मिले हैं ये पुरस्कार। तो ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। न्यूगेन थिन नॉक फोंग वियतनाम से, कर्मा फुनचो भूटान से, मियाजाकी हायो जापान से, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट है थाईलैंड का, और फरवीजा फरहान है इंडोनेशिया से। 104 सही बताना है आपको। विश्वशया, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक को हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भौगोलिक रूप से वितरित अवसंरचना के साथ ब्लॉकचेन एए सर्विस प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। 23वां लॉ कमीशन का फॉर्मेशन अप्रूव कर दिया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज 2024 को हाल ही में 6 सितंबर 2024 को पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित करने की योजना की गई है। ये भी आपके सारे सही हैं। 105 देखेंगे। नेशनल वन हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत हाल ही में राजस्थान के अजमेर जिले में विष्णु युद्ध अभ्यास, वायरस युद्ध अभ्यास नाम से एक व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। भारत के छोटे से पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम का उत्तरी सिक्किम जिला राज्य में सबसे कम साक्षरता दर दर्शाता है। सिंगापुर ने हाल ही में 181 साल की घुड़दौड़ के बाद 5 अक्टूबर को सिंगापुर टर्फ क्लब में अपनी आखिरी रेस का आयोजन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राजगीर में आयोजित होने वाली महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी 2024 के लिए लोगो, बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक और शुभंकर गुड़िया का अनावरण किया है। क्या हो जाएगा आंसर आपका? ये आपके सारे सही हैं। 106 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेपाल के प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडल को ने रिसेंटली प्रकाश मान सिंह राउत को नया मुख्याधीश नियुक्त किया है। नरेंद्र मोदी जी ने बंजारा हेरिटेज म्यूजियम इनॉग्रेट किया है आपका महाराष्ट्र के वाशिम में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में धमतरी स्थित गंगरेल बांध में रविशंकर जलाशय में जल जगर महोत्सव का उद्घाटन किया था। डीआरडीओ ने 3 फ्लाइट टेस्ट किए हैं एडवांस जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का पोखरान में। क्या हो जाएगा आंसर? ये भी आपके सारे सही हो जाएंगे। 107 देखेंगे अब। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने हाल ही में अक्टूबर के पहले सप्ताह में राज्य में ग्रीन तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र संवर्धन और पोषण के लिए नई जमीनी स्तर की प्रतिक्रिया मेघालय प्लस लॉन्च की है। देखो, ग्रीन की फुल फॉर्म इंग्लिश में देखना, ये इंग्लिश में पूछेगा। ग्रास रूट्स रिस्पॉन्स फॉर इकोसिस्टम एनहांसमेंट एंड न्यूट्रिशन। और वीरा वोरोनका है कजाकिस्तान, यसबेल ऑगस्टीना कार्लोस पेरू, इनको अवार्ड मिला है मिदोरी अवार्ड। किससे संबंधित है? डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, तो ये बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस खास तौर पे कई बारी पूछ लेता है। ठीक, दोनों ये एकदम सही हैं, ये फुल फॉर्म याद रखेंगे आप। 108 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आईसीसी ने नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है T20 विश्व कप के लिए, और असम राज्य की बोडो संस्कृति की 8 प्रतिष्ठित वस्तुओं को हाल ही में जीआई टैग दिए गए हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने बापू टावर का उद्घाटन किया है पटना में, और नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है लाल तिपरा गौशाला ग्वालियर का। बताइए, ये भी आपके सारे सही हैं। 109 आपको सही चुनना है। यहाँ पे भी सेबी ने अभी फाइन इम्पोज किया है 12 लाख का एनएससी डेटा एनालिटिक्स लिमिटेड को। प्राइम मिनिस्टर ने नई लॉ अनाउंस किया है, ऑफिशियल नेम जो रोड होगा जमाइका हाई कमीशन के सामने, जमाइका मार्ग कहा जाएगा उसको। केंद्र सरकार ने हाल ही में अक्टूबर में होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले मौद्रिक नीति समिति का पुनर्गठन किया है। क्या आंसर है इसका? ये भी आपके सारे बिल्कुल सही हैं। 110 देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रधानमंत्री ने अभी लॉन्च किया है धरती अब्बा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है, हजारीबाग झारखंड से। भारतीय पुरुष फुटबॉल अंडर 17 जो हैं उन्होंने साउथ एशियन फुटबॉल महासंघ की चैंपियनशिप जीत ली है बांग्लादेश को हरा के। सैन्य नर्सिंग सेवा ने हाल ही में 1 अक्टूबर 2024 को अपना 99वां स्थापना दिवस मनाया। और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑर्डर किए गए 100 भूमि आधारित हार्पून एंटीशिप मिसाइल सिस्टम की जो पहली खेप है वो ताइवान के कांगशुम पहुंचाई गई है। ये भी आपके सारे बिल्कुल ठीक हैं। सही आपको यहाँ भी चुनना है करेक्ट ऑप्शन। क्या कह रहा है? इजराइल के विदेश मंत्री कैट्स ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटीनो गुटरेस को इजराइल में अवांछनीय व्यक्ति घोषित करने और इजराइल में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में भारत मंडपम नई दिल्ली में पीएम इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रेवोल्यूशन एंड इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट, पीएम ई ड्राइव फुल फॉर्म याद रखना इसकी, ये लॉन्च किया है। और इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जियो मेलानी ने हाल ही में मध्य पूर्व में बढ़ते हुए संकट पर चर्चा करने के लिए G7 नेताओं की बैठक बुलाई है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये भी आपके सारे एकदम सही हैं। 112 देखेंगे।
स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर वीर दास, इनको अभी 52nd इंटरनेशनल टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, एमी अवार्ड्स में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन के लिए प्रबंधन विकास संस्थान समिति का चयन किया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री मोहन नायडू ने हाल ही में विशाखापट्टनम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 9 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यसभा सदस्य सुरेश प्रभु को हाल ही में विश्व कृषि मंच बोर्ड में नामित किया गया है। ऑल करेक्ट। 113 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। DIA लॉन्च हुआ है, डायमंड इम्प्रेस्ड अथॉराइजेशन, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने लॉन्च किया है, ठीक है। और कामेश्वर चौपाल जो हैं, ये 2002 से 14 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया। फिलीपींस जो है वो भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल खरीदने वाली है। इसरो ने फीस्ट 2025 का अनावरण किया है, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, IIT हैदराबाद से। फुल फॉर्म्स वगैरह जहां पे आए तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके सही हैं सारे। 114 देखिए। करेक्ट आपको ऑप्शन चुनना है। ये बात हो रही है आपके अपॉइंटमेंट्स की, ठीक है। राजा रणधीर सिंह सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक, रॉबर्ट कीथ प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के, अमृत मोहन प्रसाद एशिया ओलंपिक परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष। सेकंड सही है। राजा ये है अमृत मोहन प्रसाद, सहस्त्र सीमा बल के हैं अमृत मोहन प्रसाद, और एशियन ओलंपिक काउंसिल के हैं राजा रणधीर सिंह। इन पे विचार करना है और आपको इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। ये ऑबिटरीज हैं जो हम क्रोनोलॉजी के माध्यम से आजकल पूछ रहे हैं टेस्ट में। तो अभिनेता मोहन राज का निधन हुआ था आपका 5 अक्टूबर 2024 को। फिर आपके ये जो डैमी मैक्स स्मिथ थे, ये एक्ट्रेस थी ना हैरी पॉटर में, इनका रिसेंटली जो है निधन हुआ एट द एज ऑफ 89, और इनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 70। और इनका जो गिरीश साहनी है, ये अगस्त 2024 में इनका निधन हुआ, ही वाज 68 इयर्स ओल्ड। और नटवर सिंह जी अगस्त 2024 में एट द एज ऑफ 95, ठीक है। आपका आंसर इसका सी हो जाएगा। 116 देखिए। ये कह रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 जो रिलीज हुआ है उसमें टॉप प्लेसेस, फर्स्ट और फोर्थ सही है। देखिए, पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है लगातार 14वीं बार, सोचिए। दूसरा स्थान स्वीडन का है, तीसरा स्थान यूएसए का है, और इंडिया 39th प्लेस पे है। 117। अब आपको यहाँ पे लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है, किसने कितने पदक जीते हैं। डी आंसर है। चाइना के पास है टोटल 220, ब्रिटेन के पास है 123, अमेरिका के पास है 105, भारत के पास है 29। अब आपको भारतीय कला महोत्सव के बारे में, इंडियन आर्ट्स फेस्टिवल के बारे में बताना है क्या सही है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित होने वाले भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण उद्घाटित किया। इसमें क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट की पूरी रिच कल्चर हेरिटेज वगैरह शोकेस की जाएगी। ये आपके दोनों सही हो गए। 119। 15वां एडिशन एरो इंडिया का, एशिया का लार्जेस्ट एयर शो होता है, ये बेंगलुरु में हुआ, ये लहंका वायु स्टेशन में। 63rd सेशन हुआ CSOCD का, ठीक है, न्यूयॉर्क में। और G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन फरवरी में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में किया गया। क्या आंसर हो जाएगा? ये आपके सारे बिल्कुल ठीक है। 120 देखिए, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के बारे में आपको बताना है। ये दूसरा संस्करण था जो आयोजित हुआ था ग्रेटर नोएडा में, और इसका उद्देश्य था यूपी के उत्पाद सेवा वगैरह को प्रदर्शित करना, सब कुछ बहुत अच्छा करना। ये आपके दोनों सही हैं। 121 देखेंगे। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में केंद्र सरकार के व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना के तहत निम्नलिखित में से किन जिलों में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। कहां खुलेंगे 3 नए मेडिकल कॉलेज? बागपत, हाथरस और कासगंज में। 122 देखेंगे। हाल ही में यूपी सरकार ने निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा है? क्या रखा है? कुछ स्टेशनों के नाम बदले गए हैं ना, तो निहालगढ़ का नाम क्या रखा गया है? इसमें से कुछ नहीं रखा गया है, ठीक है। तो आप बता दीजिए क्या रखा गया है। महाराजा बिजली पासी निहालगढ़ का, ठीक है, क्लियर। अब देखिए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये आपको खुद से सॉल्व करने होते हैं। मैं आंसर बता देती हूँ। इसका आपका 62 हो जाएगा,
124 का आपका डी हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे ये है, ये 5 इंटू 1 प्लस 1 6, 6 इंटू 2 प्लस 2 ऐसे करके आ जाएगा ये, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो आपका 125 का जो है आंसर बी है, 126 का आपका ए हो जाएगा, 127 का आपका ए हो जाएगा। ये देखिए 7:30 बजे कौन क्या होगा ये पूछ रहा है ना, तो 7 इंटू 3 करो 200 हाँ 10, और 30 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 165 हो जाएगा। अब 210 में से 165 माइनस करोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। 128 डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, डी आंसर आ जाएगा। 129 में आपका आंसर बी आ जाएगा, एक्स हो जाएगा। वेन डायग्राम का क्वेश्चन 130 में क्यूब्स ढूंढने हैं, 8 हो जाएंगे। 131 में आपका किसका क्वेश्चन है, ये इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, सी हो जाएगा। 133 का क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं 132 आपका 100 हो जाएगा। 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स दिए हुए हैं और ये मान करेंगे इसका तो आपका -1 आएगा। 134 का ए हो जाएगा, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन। अब 135 देखेंगे। 135 में क्या कह रहा है, ग्रेफाइट को एचिंसन प्रक्रिया के माध्यम से इलेक्ट्रिक भट्टी में थोड़ी मात्रा में आयरन ऑक्साइड या सिलिका के साथ एंथ्रासाइट कोयले को गर्म करके बनाया जाता है। ग्रेफाइट कैसे बनता है, ये प्रोसेस दिया हुआ है, एचिंसन प्रोसेस कहते हैं। हवाई जहाज के टायरों का दबाव और तापमान बहुत ज्यादा होता है, इस कारण हवाई जहाज के उतरने या रुकने पर टायरों की फटने की संभावना होती है। मिथाइल अल्कोहल सबसे पहले लकड़ी के विनाशकारी आसवन द्वारा प्राप्त किया गया था, इसलिए इसे वुड स्पिरिट या वुड नेप्था भी कहा जाता है। ये आपके सारे सही हो गए बिल्कुल। अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। कम सल्फर की मात्रा वाले कोयले विद्युत संयंत्रों में ईंधन के लिए सबसे अधिक वांछनीय ईंधन है, डिजायरेबल है सबसे ज्यादा। कम सल्फर की मात्रा वाला कोयला जलने पे औसतन अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, तो ये आपका ठीक है। तो लो मतलब जो लोअर सल्फर होता है वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। इन घटनाओं पे विचार करें और इनको क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करना है। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने की थी, रदरफोर्ड ने 1911 में। और नहीं एक सेकंड उल्टा बता दिया। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी 1911 में। न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने 1932 में। प्रोटॉन पॉली न्यूट्रिनो पॉली ने की थी 1930 में, और थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की 1897 में। डी हो जाएगा। खोज तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए थी, है ना। 138 बताएंगे। पहला वायरस जो कल्चर हुआ था मानव कोशिकाओं में वो था पोलियो वायरस। शुक्राणु का एग्रोसोम गोल्जी तंत्र द्वारा निर्मित होता है, और साइट्रस ट्रिजुआ वायरस सबसे बड़ा ज्ञात आरएनए वायरस है। और काइजमेटा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के प्रोफेज अवस्था के दौरान बनते हैं। बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर। ये आपके सारे स्टेटमेंट्स ठीक दिए हुए हैं। 139 देखिए, अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। फुसफुसीय धमनियां अद्वितीय हैं और इन्हें महान वाहिकाएं ग्रेट वेसल्स कहा जाता है, और ये शरीर में एकमात्र ऐसी धमनियां हैं जो ऑक्सीजन सहित रक्त लेके जाती हैं। डी देखिए, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, याद रखिएगा, ऑक्सीजन रहित रक्त ये लेके जाती हैं। ये आपको कुछ रोग दिए गए हैं, जैसे मार्श रोग लगता है मटर में मैंगनीज की कमी से, फूल गोभी में विप्टिल। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका, ये चलो अगर काउंट करके बता दो तो मैं मान जाऊंगी सारे टेस्ट कर रहे हो। चुकंदर में हार्ट रॉट लगता है तांबे की कमी से। लिटिल लीफ लगता है नींबू में बोरॉन की कमी से। यही बता दो चलो एक क्वेश्चन, पहला दूसरा सही है। हार्ट रॉट लगता है आपका बोरॉन की कमी से, और लिटिल लीफ कॉपर की कमी से लगता है। कितनी बार ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। चलो तो अब अपना स्कोर फटाफट से कमेंट करके बताइए, ठीक है। आप आराम से टेस्ट रिवाइज कर सकते हैं, पॉज कीजिए, आराम से बैठ के दीजिए, देखिए टेस्ट अपना बना लीजिए। आपको यहाँ पे आंसर और एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से टेस्ट प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अब तो बहुत प्रैक्टिस हो गई है, बस अब आपको वो एग्जाम में जाके रेसिप्रोकेट करनी है। थैंक यू सो मच। यहाँ विलोम शब्दों से शुरुआत होती है और पहला प्रश्न ये कह रहा है कि जो विलोम युग में दे रखे हैं नीचे 4 विकल्प के तौर पे, उसमें से गलत कौन सा है ये बताइए। तो यहाँ दिया है शालीन, ध्यान से देखिएगा, शालीन और कुलीन, परमार्थ और लुब्धार्थ, शंख और कुशंक, और सभी गलत हैं, ऐसा भी दिया है, बताइए। तो इसका हो जाएगा घ वाला। शालीन और कुलीन ये समानार्थी हो सकते हैं,
अच्छे विचार वाला, अच्छे गुण वाला शालीन व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति जो होता है उसको कहा जाता है शालीन। और कुलीन मतलब ऊंचे कुल वाला। तो ये एक दूसरे से समान अर्थ रख सकते हैं कुछ हद तक वो भी, लेकिन ये एक दूसरे के विलोम नहीं हो सकते। तो पहला गलत है। परमार्थ का लुब्धार्थ, ये इसमें गलत है। परमार्थ का क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। यहाँ लुब्धार्थ कोई शब्द नहीं होता है। शंक का कुशंक नहीं हो सकता। शंक मतलब आपके अंदर खुद ही शंका थी, कु यहाँ उपसर्ग लग गया तो और बुरी शंका पैदा हो गई। तो शंक का निशंक होना चाहिए था ना, तो ये ग वाला भी गलत है, इसमें घ हो जाएगा। सभी गलत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखिए। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से सही की पहचान आपको करनी है। तो लघु का गुरु, ठीक है, सूम का सूरमा, सूम का सूरमा, लभ्य का विलभ्य, उपसर्ग का प्रतिशेष, आप बताइए इसमें से सही कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला ही सही है, बाकी जितने हैं वो गलत हैं। सूम का मतलब कंजूस होता है, सूरमा मतलब बहादुर होता है, तो ये विलोम कहाँ से हो जाएंगे? लभ्य और विलभ्य ये दोनों जो है ये एक दूसरे के विलोम यहाँ पर नहीं होंगे। विलभ्य मतलब और बढ़िया तरीके से वो प्राप्ति हुई है उसकी, मतलब यहाँ भी उपसर्ग जो है वो खराब अर्थ के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ है, यहाँ अच्छा उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया, मतलब ये भी गलत नहीं होगा, समानार्थी हो जाएगा। उपसर्ग और प्रतिशेष ये दोनों जो है ये समानार्थी नहीं होंगे, बल्कि अलग अलग महत्व इसका है, अलग अलग अर्थ रखते हैं। उपसर्ग का अर्थ आप जानते हैं, जो शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे। प्रतिशेष जो होता है ये वाक्य में कुछ बचा खुचा रह जाता है तो उसको कहा जाता है, ठीक। तो इसमें बाकी सभी नहीं होंगे, क वाला हो जाएगा इसका, जो सही था वो चुनना था। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। परिहार्य का विलोम क्या होगा? परिहार्य विहार्य होगा, शिरोधार्य होगा, अपरिहार्य होगा, या फिर ख और ग दोनों होगा? बताइए। तो इसे अगर देखा जाए, परिहार्य मतलब क्या होता है? जिसे कि परिहार कर किया जा सके, मतलब छोड़ा जा सके, छोड़ने योग्य। अब उसी का आपको विलोम ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो ग वाला हो जाएगा, अपरिहार्य। बाकी जो है वो सुनने में अच्छे लग सकते हैं या मिलते जुलते राइमिंग लग सकते हैं, लेकिन इसका होगा ग वाला ही, अपरिहार्य। कहते हैं ना अपरिहार्य परिस्थिति है, यानी उसका हम त्याग नहीं कर सकते, उससे हमें गुजरना ही होगा। तो ये हमने देखा। विहार्य मतलब जहाँ विहार किया जा सके उस योग्य जगह को कहा जाता है। शिरोधार्य मतलब जो सिर पर धारण करने योग्य हो। इसके बाद 14वें, माफ कीजिएगा, जो चौथे नंबर का प्रश्न है उसको देखते हैं। अल्प शब्द का उचित विलोम आपको तलाशना है। तो अल्प का मतलब थोड़ा सा, तो इसका अति हो जाएगा, प्रचुर हो जाएगा, महा हो जाएगा, या फिर सभी हो जाएगा। तो देखकर मालूम हो रहा है सभी हो जाएगा। इन सभी का अर्थ क्या होता है? ढेर सारा या ज्यादा। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखिए। शालीन शब्द का उचित विलोम क्या है ये आपको बताना है। तो दुर्घोर होगा, दुर्शिष्ट होगा, धृष्ट होगा, या सभी होंगे? शालीन मतलब विनम्र होता है, सज्जन होता है, सभ्य होता है। तो अब इसमें आपको उचित उसी का विलोम ढूंढना है। और 5वें का जो राइट आंसर है वो इसमें से देख लीजिए पहले। दुर्घोर, दुर्शिष्ट और धृष्ट ये तीनों ही होंगे, तो इसका घ हो जाएगा, सभी। दुर्शिष्ट वैसे सबसे सटीक इसका विलोम होगा। अगर ये विकल्प में रहता है तो इसको पहले चुनिएगा, लेकिन चूंकि यहाँ सभी का ऑप्शन दे रखा था तो ये सभी इसके जो विलोम के तौर पे देखे जाते हैं। इसके बाद 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ कहा गया तेज और मंद, सक्रिय और जड़, मतलब गलत विलोम युग्म जो है वो आपको चुनना है। तो तेज का मंद होता है, सक्रिय का जड़ होता है, मूढ़ का वाचाल होता है, और त्वरि का मंथर होता है, ऐसा दिया है। तो बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? तो इसमें अगर आप देखें तो मूढ़ का जो वाचाल दिया हुआ है ना, ये वाला इसमें गलत है। मूक का वाचाल होता है। मूक जो शब्द होता है ना, इसका आप विलोम लिखेंगे वाचाल। मूक मतलब जो एकदम चुप हो, गूंगा भी हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है। और वाचाल मतलब बहुत बकबक करने वाला, बातूनी। तो इसका ग वाला होगा गलत। बाकी जितने हैं वो सही है। तेज का मंद होता है, ये स्वाभाविक है। सक्रिय का जड़, या सक्रिय का मतलब क्या? जो चलायमान हो, एक स्थान पर टिक कर न रहे, सक्रिय रहे हमेशा। जड़ का मतलब स्थिर होता है। और त्वरि का मंथर, त्वरि मतलब तेजी से, मंथर मतलब धीरे धीरे। तो ग वाला इसका होगा। आगे चलते हैं। मूढ़ का मतलब अच्छा क्या होता है? यहाँ जो शब्द दिया था, अत्यंत बेवकूफ, जो जड़ी मूर्ख होते हैं उनको कहा जाता है मूढ़। इसके बाद 7वें नंबर के प्रश्न को देखिए। अंत का उचित विलोम शब्द ढूंढिए। अंत मतलब आप जानते हैं क्या होता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका विलोम क्या होगा? अवगाह होगा, अंतहीन होगा, अखीन होगा, या सभी होंगे? बताइए। तो जो 7वां है ना, यहाँ 7वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर आपको तलाशना है। और इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सभी। अवगाह, अंतहीन, अंतहीन तो सीधा सीधा दिख रहा है। और अखीन, इनका मतलब क्या होता है? जिसका कि कोई अंत न हो, ठीक। अनंत, अनंत के ये पर्यायवाची। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिए। अनापा दिया है, अनाशी दिया है, अमेव दिया है। अनापा, अनाशी और अमेव ये शब्द हैं। आपको ये बताना है कि ये जो समानार्थी शब्द हैं इन सभी का अर्थ एक ही है, तो इसके लिए विलोम कौन सा होगा? अनापा, अनाशी और अमेव, इनके लिए विलोम आपको तलाशना है। तो इसका विलोम रेश हो जाएगा, वफात हो जाएगा, व्युष्टि हो जाएगा, या सभी हो जाएगा? देखकर बताइए। तो ये सभी हो जाएंगे। रेश, वफात और व्युष्टि ये सभी इसके विलोम के तौर पे दिखाई देंगे। अनाशी का मतलब क्या होता है? जिसका कि नाश न हो, मतलब
वो अभी निर्माण की प्रक्रिया में है या उसका निर्माण ही हो रहा है, उसमें विनाश की संभावना नहीं है, तो उसको कहा जाता है अनाशी। अनापा का भी वही मतलब होता है, जिसे नापा ना जा सके, अथाह हो, उसका कोई अंत न हो। अमेय का भी वही तात्पर्य होता है। रेश, वफात और विष्टि, ये सभी अंत वाली जो चीज़ें होती हैं उनसे जोड़कर देखा जाता है। कभी कभी ये प्रलय के पर्यायवाची हो जाते हैं, तो ये सभी इसमें सत्य हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 को देखिए। निर्माण का उचित विलोम आपको ढूंढना है। तो विनाश होता है, लेकिन विनाश का या बिगाड़ने का जो यहाँ शब्दार्थ दिया है ना, मतलब पर्यायवाची, उसमें से आपको चुनना होगा। तो यहाँ हर्जा दिया है, प्रहाड़ी दिया है, उच्छित्ति दिया है और सभी दिया है। देखकर बताइए। तो इसका भी हो जाएगा घ वाला। हर्जा, प्रहाड़ी, उच्छित्ति। प्रहाड़ी भी प्रलय को कहा जाता है, उच्छित्ति का मतलब होता है खराब करना, और हर्जा मतलब भी होता है नुकसान। तो निर्माण का विनाश से तात्पर्य यहाँ पे विलोम के तौर पे होगा, इसका घ हो जाएगा। इसके बाद 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए। गुरुता या बड़प्पन, इसका विलोम शब्द आपको तलाशना है। तो अधमाई, पजौड़ा, निचान या सभी, बताइए। अच्छे अच्छे शब्द हैं, और 10वें का हो जाएगा घ वाला, सभी। जितने हैं ना वो सभी इसमें विलोम के तौर पर देखे जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। अधमाई का मतलब क्या होता है? नीचता या जो ओछापन होता है। और पजौड़ा का भी वही मतलब होता है, लघुता जिसको कहा जाता है। गुरुता का वैसे शाब्दिक अर्थ जो होता है उसके हिसाब से लघुता इसका विलोम होना चाहिए, लेकिन एक ही शब्द के बहुतेरे विलोम हो सकते हैं, क्योंकि पर्यायवाची ढेर सारे हैं तो विलोम भी बन सकते हैं। और निचान का भी वही तात्पर्य है। इसके बाद 11वें नंबर से अब जो पर्यायवाची शब्द है वो स्टार्ट होता है। यहाँ थोड़ा सा क्रम उलट गया है, मतलब विलोम के बाद पर्यायवाची आ गया है। तो यहाँ कहा गया अंतावसायी, भांडिक, कल्पक, क्षौरिक, ये सभी पर्यायवाची, मतलब आपस में एक दूसरे के पर्याय हैं। अब इनका भी पर्याय इसमें से आपको तलाशना है। अंतावसायी है, भांडिक है, कल्पक है, क्षौरिक है, ये सब समानार्थी शब्द हैं। इनका पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? नाई होगा, श्रमशुवर्धक होगा, आईनादार होगा या सभी होगा? तो ये सभी हो जाएगा। नाई जो होता है ना, मतलब बार्बर, सैलून वाला, उसी को कहा जाता है, उसी को कहते हैं अंतावसायी, उसी को कहते हैं भांडिक, उसी को कहते हैं कल्पक। क्षौर कर्म करने वाला व्यक्ति है तो क्षौरिक कहा जाता है उसे। श्रमशुवर्धक, श्रमशु मतलब मूछ होता है, तो मूछ को बढ़ाने वाला, लेकिन बढ़ाता कहाँ है, वो तो काट लेता है, खैर, तो वो भी इसका समानार्थी हो जाएगा। आईनेदार, वो आईने से अपना काम करता है, मतलब शीशा दिखाता है लोगों को, शीशे में देखकर काम करता है, तो वो सभी, इसका घ हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखें, अलाबू लिखा हुआ है, तुम्बड़ा लिखा है, पुंडरीक लिखा है। आपको ये बताना है कि ये सभी जो पर्यायवाची हैं ये किससे अर्थ में समानता रखते हैं। ये भगवान विष्णु के पर्यायवाची हैं, गरुड़ के पर्यायवाची हैं, कोहड़े का पर्यायवाची है, कोहड़ा एक फल होता है, सब्जी नहीं होती है, फल होता है, और चैत्यमुख के पर्यायवाची। बताइए। तो 12वां जो आप देख रहे हैं ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा घ वाला। ये इसमें अगर देखा जाए तो ये चैत्यमुख के पर्यायवाची, और इसका उत्तर गलत दे रखा है। असल में ये कोहड़े के पर्यायवाची, कुष्मांड जो होता है ना कोहड़ा, उसके ये समानार्थी या पर्यायवाची है, तो इसका ग होना चाहिए था, कोहड़ा। अलाबू भी कहा जाता है, तुम्बड़ा भी कहा जाता है, पुंडरीक भी कहा जाता है, ठीक, और कुष्मांड भी कहा जाता है। तो कोहड़ा एक फल होता है, उससे सब्जी बनती है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका ग वाला सही है। 13वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। इसे जरा छोटा करना पड़ेगा और थोड़ा सा नीचे ले जाना पड़ेगा। देखिए, इसमें दिया है ना, सहीजन, शोभांजन, शुलवारी, ये सभी समानार्थी शब्द हैं। सहीजन, शोभांजन, शुलवारी, ये सभी समानार्थी शब्द हैं। इसके कुछ और पर्यायवाची इसमें से आपको बताने हैं। मतलब ड्रम स्टिक की बात हो रही है, लंबी लंबी रस्सी की जैसी सब्जी होती है, पेड़ पर फलता है, फल ही होता है, सब्जी तो नहीं होता है, लेकिन इससे सब्जी बनाई जाती है और वो काफ़ी पोषक होती है। तो आजकल जो राज्य सरकारें हैं वो ड्रम स्टिक की जो कल्टीवेशन है उस पर काफ़ी बल दे रही हैं। अब इसमें देखिए, मधु शिबनु इसको कहा जाता है, क्षमादश कहा जाता है, शुकपुच्छ कहा जाता है या सभी कहा जाता है? बताइए। तो जो 13वां है ना, इसका घ हो जाएगा। तोते की पूंछ जैसा लगता है तो इसको शुकपुच्छ कहा जाता है, क्षमादश कहा जाता है, मधु शिबनु कहा जाता है, और बाकी जो नाम है ये सब सहजन या जो सहीजन होता है, ड्रम स्टिक, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 को देखें। अर्ची, धनधार, प्रसिति, अर्ची, धनधार, प्रसिति, ये सब समानार्थी शब्द हैं। अर्ची मतलब क्या होता है? आँच होता है, आग की जो लपट होती है, आँच होती है, उसको कहा जाता है। तो धनधार भी उसी का है, प्रसिति भी उसी का है। अब इसका पर्यायवाची आपको तलाशना है। तो ये आँच का पर्यायवाची है, आकाशीय विद्युत का पर्यायवाची है, दामिनी का पर्यायवाची है या शतावरी का पर्यायवाची? बताएं। तो इसे अगर देखें 14वें का, तो राइट आंसर क ही होगा। अभी आपको बताया भी गया, आँच का ये पर्यायवाची। आँच जो है वो तद्भव शब्द है, अर्ची उसी का तत्सम है, और बाकी जो धनधार और प्रसिति आप देख रहे हैं वो भी। आकाशीय विद्युत और दामिनी एक ही होता है, तो ये दोनों आपस में पर्यायवाची हो गए। शतावरी एक वनस्पति को कहा जाता है, इसके अलावा इंद्राणी का भी ये पर्यायवाची होता है, मतलब इंद्र की पत्नी का। इसके बाद 15वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, छेमंड, टूगर, नालंब, बेकस, बापुरा। छेमंड, टूगर, नालंब, बेकस, बापुरा, ये सब समानार्थी शब्द हैं। मतलब इन सारे शब्दों का यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्थ एक ही है। इसका पर्यायवाची आपको तलाशना है। तो ये आश्रयहीन व्यक्ति को कहा जाता है, जिसका कि कोई ठाव ठिकाना न हो। व्यभिचारी मनुष्य जो कैरेक्टरलेस है उसको कहा जाता है। कर्जखोर इंसान है उसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये शब्द है। या मिथ्याचारी जो झूठा आदमी होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। बताइए।
तो जो 15वां प्रश्न आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा क वाला। आश्रयहीन, जो बेठिकाना लोग होते हैं, मतलब उनका कोई घर बार नहीं होता है, वो ऐसे ही सड़क पर भटक रहे होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है आश्रयहीन। छेमंड, टूगर, नालम, बेकस, बापुरा, ये सभी। इसके बाद आगे चलते हैं। अनीक, ठीक, अनीक ये जो शब्द है इसका आपको उचित पर्याय तलाशना है। तो अभेरा, आजी, उल्फत या सभी। अनीक का मतलब अनिष्ट से होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये अनिक नहीं है, अनिक का दूसरा अर्थ होगा। अनिक जो है वो अच्छे अर्थ में इस्तेमाल होता है, ये अनीक है, न पे बड़ी की मात्रा है। तो इसका आपको पर्यायवाची तलाशना है। और 16वें का जो राइट आंसर है वो घ हो जाएगा। ये सभी, उल्फत मतलब भी बुराई या बुरा समय या आफत कहा जा सकता है। अभेरा का भी वही तात्पर्य है, आजी का भी वही, और अनीक का भी वही तात्पर्य है। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, यानी 17वां। तनातनी या दुश्मनी जो होती है इसका समानार्थी शब्द आपको तलाशना है। तो मनमुटाव होगा, लाग डांट होगा, वृत्तित्व होगा, या यहाँ आप जो शब्द देख रहे हैं, और घ वाला होगा यानी सभी। तनातनी या दुश्मनी जो होती है उसको मनमुटाव कहा जाता है। लाग डांट भी कहा जाता है क्योंकि कंपटीशन होता है, लाग डांट में बहुत कुछ कर लिए या खा लिए। और वृत्तित्व भी होता है, ठीक है, वृत्तित्व जो शब्द है ये भी इस्तेमाल होता है। तो इसका हो जाएगा घ वाला। इसके बाद 18वें नंबर के प्रश्न को देखें तो दुश्मनी के इतने सारे पर्यायवाची आपको मिले, तनातनी, मनमुटाव, लाग डांट, वृत्तित्व, ये सारे शब्द जो हैं ये दुश्मनी के पर्यायवाची। इसके बाद 18वें प्रश्न में ये कहा गया कि इला, अपर्णा, भव्या, इला, अपर्णा, भव्या, ये सब समानार्थी शब्द हैं। किसके समानार्थी हैं ये आपको बताना है। मतलब ये आपस में तो समानार्थ रखते ही हैं, उसके साथ आपको इसमें से ढूंढना है कि वो किसके समानार्थी हैं। तो पाचनी के समानार्थी हैं, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, पाचनी के समानार्थी हैं। भव, वामा के समानार्थी हैं। भगवती के समानार्थी हैं या फिर सभी के समानार्थी हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देखें, इला, अपर्णा, भव्या, पाचनी, भव, वामा और भगवती, ये सब देवी दुर्गा के पर्यायवाची। तो इसका हो जाएगा घ वाला। सभी होंगे यहाँ पर आपस में समानार्थी, दुर्गा के ये सब पर्याय। 19वें को देखिए, शकुंत शब्द का आपको पर्याय तलाशना है। तो ये चाश का पर्यायवाची है, अंतरिक्षसत का पर्यायवाची है, नीड़क का पर्यायवाची है या फिर सभी का पर्यायवाची है। तो शकुंत का मतलब पक्षी होता है, ठीक। अब इसमें देखकर बताइए। और 19वां जो आप देख रहे हैं इसका हो जाएगा सभी। जो पक्षी होते हैं उनको चाश भी कहा जाता है, अंडज भी कहा जाता है, द्विज भी कहा जाता है। इसके अलावा अंतरिक्षसत भी कहा जाता है और नीड़क भी कहा जाता है। चूंकि वो नीड़ में रहते हैं, मतलब घोंसले में रहते हैं, तो उनको नीड़क कहा जाता है, ठीक। तो ये सभी इसमें सत्य हैं और घ वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखिए, अज्ञानी व्यक्ति को और किन किन नामों से आप बुलाइएगा। अमस कहिएगा, गबरगंड कहिएगा, उजबक कहिएगा या फिर सभी कहिएगा। तो जो बेवकूफ़ या अज्ञानी होता है, जिसके पास कोई जानकारी नहीं है, उसको लोग उजबक बोल देते हैं, कहते हैं कि उजबक आदमी। गबरगंड भी उसी को बोलते हैं और अमस भी उसी को बोलते हैं। एक और शब्द गाँव में इस्तेमाल होता है, गबरढीठ। तो वो ऐसा अज्ञानी होता है जो कि ढीठ होता है, एक नंबर का, मतलब किसी चीज़ पर अड़ जाता है तो हिलने का नाम नहीं लेता है, भले ही उसमें जानकारी उसकी जीरो, ठीक। तो इसमें सभी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तक हमने पर्यायवाची को देखा। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द का जो क्रम है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। अत्याचारी व्यक्ति जो पूरी मानव जाति पर बोझ हो। अत्याचारी मनुष्य वैसे भी मानव जाति पर बोझ ही होते हैं, कलंक होते हैं। तो उसके लिए एक शब्द आपको तलाशना है। अभिक होगा, अन्यग होगा, दोनों होगा या फिर कोई नहीं होगा, बताइए। और क्वेश्चन नंबर 21, इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से सभी हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 21 जो आप देख रहे हैं इसमें सभी का कोई विकल्प नहीं है, तो दोनों हो जाएगा, क्योंकि दो ही शब्द है ना, अभिक और अन्यग दोनों कहा जाता है। अनाचारी, अत्याचारी तो कहेंगे, लेकिन वो धरती पर बोझ है तो ऐसी जो चीज़ है उसको कहेंगे अभिक। अभिक मनुष्य है, अन्यग मनुष्य है, ये दोनों शब्द इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद 22वें नंबर के प्रश्न को देखें, दावा नल का संहारक जो व्यक्ति हो। यहाँ माफ कीजिएगा, जो दानव दल है उसका जो संहारक व्यक्ति हो उसको क्या कहेंगे। मतलब दानवों को मारने वाला या दानवों का जो झुंड है उसका वध करने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या कहा जाएगा। उसे यहाँ आप देख लीजिए, दुड़ियंद कहा जाएगा, द्युम्न कहा जाएगा, धरुण कहा जाएगा या फिर सभी कहा जाएगा। दुड़ियंद लिखा है, द्युम्न लिखा है, धरुण लिखा है और सभी लिखा है, तो ये सभी कहा जाएगा। ये सब जो है ये भगवान विष्णु के पर्याय हैं। दुड़ियंद भी उन्हें कहा जाता है, द्युम्न भी कहा जाता है और धरुण भी कहा जाता है और सभी कहा जाता है। हालांकि द्युम्न जो है वो सूर्य का भी पर्याय है। तो एक पर्यायवाची शब्द होता है वो कई सारे शब्दों से अर्थ रख सकता है, कोई बात नहीं। तो इसमें सभी सत्य, ये भगवान विष्णु के पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें कहा जा रहा है कि क्रांति वलय जो शब्द है इसका वास्तविक अर्थ क्या है। क्रांति वलय, विद्रोह की ज्वाला, आंदोलन का उफान, दोनों या कोई नहीं। मतलब ये शब्द दे दिया है, आपको वाक्य तलाशना था। तो विद्रोह की ज्वाला को क्रांति वलय कहा जाता है, या आंदोलन का जो उबाल होता है उसको कहा जाता है। किसी को नहीं कहा जाता, दोनों को कहा जाता है। तो दोनों को कहा जाता है। क्रांति वलय, क्रांति का घेरा, तो ये क्या होगा, विद्रोह की ज्वाला होगी और आंदोलन का उफान होगा, दोनों इसमें सत्य। इसके बाद 24वें नंबर के प्रश्न को देखें। यहाँ देखिए मजेदार ये वाक्य दिया है, सफेद रंग का चूहे जैसा दिखने वाला जीव, चूहों की फैमिली से बिलोंग करता है।
तो सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन सफ़ेद चूहा मत समझिएगा। सफ़ेद रंग का चूहे जैसा दिखने वाला जीव जिसके कि तन से दुर्गंध आती है, अच्छा नहीं मांगता है, उसके बॉडी में एक परमानेंट स्मेल होती है और वो काफ़ी गंदगी में रहता है, उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ सर्प दृष्टि कहा जाता है, छछूंदर कहा जाता है, गहेजुआ कहा जाता है, या सभी कहा जाता है। तो ये छछूंदर होती है, आप भी जानते हैं, और इनकी आदत होती है कि जब ये झुंड में चलते हैं तो एक दूसरे की पूंछ पकड़कर चलते हैं, और जब चलते हैं तो छू छू की आवाज़ करते हैं, इसलिए इनको छछूंदर कहा जाता है। और सांप जो मतलब सर्प होते हैं, विषैले सर्प होते हैं, वो इनका भोजन बना लेते हैं, मतलब इन्हें आसानी से पकड़ लेते हैं और ये बड़ी बेवकूफ़ होती है। तो इसमें सभी होगा। सर्प दृष्टि इसीलिए कहा गया है, छछूंदर इनका व्यवहारिक नाम है, और गहेजुआ भी इन्हीं को कहा जाता है। इसके बाद 25वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा, क्षय करना या कम करना। ठीक, अब इसके लिए आपको एक शब्द ढूंढना है। ये वाक्य दे दिया है, ये उत्तन्न होगा या ह्रास्य होगा, मतलब यहाँ पे ह्यास्य लिखा हुआ है। ये शब्द आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब इसमें उत्तन्न लिखा है, ये ह्रास है, ये ह्यास्य नहीं है, असल में ह्रास है। इस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ गलत वर्तनी है इसकी। तो क्षय करना या कम करना जो वाक्यांश है, इसके लिए शब्द उत्तन्न हो सकता है, ह्रास हो सकता है, केवल ख सही है या क और ख दोनों सही है। ये विकल्प दिया हुआ है, देख कर बताइए। तो जो 25वां प्रश्न है ना, इसका हो जाएगा घ वाला, इसमें दोनों सही है। ह्रास तो होगा ही, ह्रास का मतलब क्या होता है? कमी करना या कम करना। उत्तन्न का भी वही तात्पर्य होता है, तो इसमें घ वाला हो जाएगा, दोनों सत्य। इसके बाद 26वें को देखें। 26वें में कहा गया कि किसी बात या विषय पर जरूरत से ज़्यादा सोच विचार जब किया जाता है तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, मतलब वो जो अवस्था होती है उसको एक शब्द में बताइए। वो प्रहाण कहा जाता है, प्रयाण कहा जाता है, प्रघ्राण कहा जाता है, या प्रमाण कहा जाता है। मतलब जितना आपको सोचना चाहिए उससे आप ज़्यादा सोच रहे हैं उस पर, तो ये आप बताइए। देखिए 26वें का हो जाएगा प्रहाण। ऐसी जो चिंता होती है ना, या ऐसा मुद्दा होता है, उसको प्रहाण कहा जाता है। और ये जो प्रहाण की स्थिति होती है ये नुकसानदेह होती है, निर्णय आपको नहीं लेने देती है, और जब निर्णय आप लेते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, उतना ही सोचना चाहिए जितना काम है। इसके बाद 27वें को देखिए, जो टूटा फूटा या खंडित ना हो उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होगा? अक्षुण इस्तेमाल होगा, अलून इस्तेमाल होगा, अवच्छिन्न इस्तेमाल होगा, या क और ख दोनों इस्तेमाल होंगे, बताइए। तो 27वां जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा घ वाला, क और ख दोनों इस्तेमाल होंगे। अक्षुण तो होता ही है, अलून भी होता है। अवच्छिन्न का मतलब बिखरा हुआ होता है, जिसे छिन्न भिन्न कर दिया गया हो उसे कहते हैं अवच्छिन्न। तो ये अलग हो गया, ये इसका समानार्थी यहाँ पर नहीं होगा बल्कि विलोम हो जाएगा। तो इसका घ हमने चुना है। इसके बाद 28वें प्रश्न को देख लेते हैं। हैबत या संत्रास, मतलब मुसीबत की बात हो रही है, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? झल्लाकर इधर उधर भटकना, बौखलाना, क्रोध या परेशानी से व्याकुल हो जाना, या सभी? देखकर बताइए। घबराहट तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, लेकिन वाक्य में इसको आप किस रूप में देखिएगा। तो 28वां जो आप देख रहे हैं ना, ये सभी इसमें इसके अर्थ में समावेशित हो जाएंगे। झल्लाकर इधर उधर भटकना यानी उसका मन स्थिर नहीं है, एकदम घबराया हुआ है, तो वो हैबत या संत्रास की अवस्था है। बौखलाना उसी को कहेंगे ही, और क्रोध और परेशानी में बौखलाहट ही होती है और कुछ नहीं होता है, तो वो हैबत या संत्रास की कंडीशन है। तो इसमें घ वाला हो जाएगा, जितने हैं वो सभी सत्य। इसके बाद 29वें को देखते हैं। हमेशा झूठ बोलने वाला जो मनुष्य होता है वो क्या कहलाता है? करोड़ खूक कहलाता है, अनेरा कहलाता है, झूठा कहलाता है, या सभी कहलाता है, बताइए। तो वो सभी कहलाता है। करोड़ खूक भी उसको कहा जाता है, अनेरा भी कहा जाता है, झूठा भी कहा जाता है। ठीक, तो सभी हो जाएगा। इसके बाद अंतिम वाक्यांश वाला शब्द देखते हैं, मतलब प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया कि जो रात्रि के स्वप्नों को नष्ट करके मनुष्य को वास्तविक जीवन का आभास दिलाए, रात्रि के स्वप्नों को यानी तंद्रा को नष्ट करके मनुष्य को वास्तविक जीवन का आभास दिलाए, उसे स्वप्न नंशन कहा जाता है। स्वप्नों का नाश करने वाला। पिछले टेस्ट अगर आपने देखे होंगे तो आप जानते हैं कि स्वप्न नंशन का क्या अर्थ होता है। अब इसका अर्थ क्या है ये यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आदित्य का पर्यायवाची है, पिशाच का पर्यायवाची है, खद्योत यानी जुगनू का पर्यायवाची है, या प्रवज्रया का पर्यायवाची है, जो कि एक प्रकार की तपस्या होती है। तो इसमें हो जाएगा आदित्य। आदित्य का पर्यायवाची वो, मतलब भगवान सूर्य जो है वो जब उदित होते हैं तो दिन का उदय होता है वहीं से, और लोग जो है वो नींद से उठ जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। तो ये स्वप्नों का विनाश करके मनुष्य को कर्म की ओर प्रेरित करने वाले देवता है। पिशाच नहीं होगा, पिशाच मतलब वैम्पायर होता है जो कि खून पीते हैं, और खद्योत का मतलब आप जानते ही हैं। इसके बाद 31वें प्रश्न से अब देशज विदेशज, मतलब ये वर्तनी वाला प्रश्न आ गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें अंगूर दिया है, चारपाई दिया है, गिरगिट दिया है और सभी दिया है। पूछा ये जा रहा है कि इसमें से देशज शब्द कौन सा है। तद्भव तत्सम वाला जो और वर्तनी वाले प्रश्न होते हैं उनमें प्रायः इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 31 का अगर देखा जाए तो इसका ग हो जाएगा। गिरगिट जो है वो देशज शब्द है, बाकी जितने हैं वो विदेशी हैं। अंगूर, चारपाई ये दोनों जो है विदेशी शब्द हैं, बाहर से आए हैं। ठीक है, गिरगिट जो है वो अपने देश का शब्द है, मतलब हम ही ने ईजाद किया है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये देशज वाला जो मामला है इसको हमने देखा। इसके बाद अब विदेशी शब्दों को देख लेते हैं। विदेशी शब्दकोश से आए हुए शब्द इसमें से कौन से हैं? खूंटी, अटपटा, अलकतरा, तारकोल को कहा जाता है, सभी बताइए। तो इसमें हो जाएगा अलकतरा। खूंटी और अटपटा ये अपने देश के देशज शब्द हैं, देशी भाषा में इनका समावेश है।
लेकिन अलकतरा जो है ये बाहर से आया हुआ शब्द है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, तद्भव तत्सम युग्म दिए हैं, उसमें से आपको पहचान करनी है। ये वर्तनी शुद्धि वाला क्रम नहीं था बल्कि तद्भव तत्सम का था, हालांकि ये दोनों में वैरी करता है, तो सही की पहचान आपको करनी है। देखिए मतलब एक तरफ तद्भव दिया है और दूसरी तरफ उसी का तत्सम दिया है। तो पार्षण का पाषाण होता है, कपर्दिका का कौड़ी होता है, यहाँ ऐसा दिया हुआ है। अब इसमें से सही कौन सा है वो आपको देखना है। आरंज का आर्य होता है, उसास का उपज होता है, बताइए। तो 33 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ग वाला हो जाएगा। आरंज जो है वो तद्भव है, आर्य उसका तत्सम है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, यही हमारा उत्तर है। यहाँ देखें तो पाषाण इधर होगा और पार्षण जो है वो इधर होगा, मतलब पाषाण तद्भव हो गया, हालांकि ये भी तत्सम कहा जाता है लेकिन उससे भी शुद्ध होता है पार्षण, तो पार्षण जो है वो तत्सम हो गया। कौड़ी इधर रहेगा, कपर्दिका उधर रहेगा, मतलब कौड़ी जो है वो क्या है? तद्भव है, कपर्दिका उसका तत्सम है। उसास ये तद्भव होता है, उपज इसका, यहाँ आप देख लीजिए ये उसास और उपज जो है ये दो शब्द हैं। उसास एक अलग चीज़ है, उपज मतलब जो प्रोडक्शन होता है, मतलब यील्ड प्रोडक्शन होता है, उसको कहा जाता है। तो ये दो शब्द अलग अलग घुसा दिए गए हैं, तो इनमें कोई भी सत्य नहीं है, सिर्फ ग वाला होगा। इसके बाद 34वें प्रश्न को देखिए, तद्भव तत्सम युग्मों में से गलत की पहचान आपको करनी है। तो छाछ का छादन होता है, मतलब यहाँ पे तद्भव दिया है और इधर दिया है तत्सम। अब इसमें असल में उल्टा कर दिया है, छाछ का छादन दिया है, जृंभिका का जौहरी दिया है, मतलब जौहरी का जो तत्सम रूप है वो जृंभिका होता है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। और छाछ का जो तत्सम रूप है वो छादन होता है, इस प्रकार से दिया है। चटिका का चटाई, उपरोक्त सभी इसमें गलत हैं या सभी, असल में इसमें घ और अंग करके दे दिया है, तो अंग इसमें कोई विकल्प नहीं है। ये बिहार पीसीएस का आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि उसमें 5 ऑप्शन रहेगा, इसमें 4 ही विकल्प आपको मिलेंगे, तो इसको हटा दीजिए, बिना वजह इसमें 2 बार घुस गया है। अब देखिए इसमें बताइए गलत कौन सा है। जोड़ा देखिएगा, तद्भव तत्सम आगे पीछे भी हो सकता है। और 34वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा घ वाला। इसमें जितने हैं ना वो आगे पीछे करके दिए ही हैं और इसी वजह से यहाँ गड़बड़ी है। तद्भव तत्सम युग्म हमें देखना था ना, तो तद्भव इधर होना चाहिए था। अब इसमें अगर देखा जाए तो छाछ और छादन ये दोनों जो है ये तद्भव शब्द हैं। जृंभिका और जौहरी, जृंभिका जो है वो जीभ को कहा जाता है, जौहरी उसको नहीं कहते हैं, मतलब ये दोनों अलग शब्द हैं। जौहरी जो है वो रत्न और जो सोने चांदी का काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको कहा जाता है। चटिका और चटाई, अब यहाँ तद्भव, चटाई जो है वो तद्भव है, चटिका जो है वो तत्सम है, तो ये आगे पीछे हो गया है। कुछ में गड़बड़ियाँ जो है वो शब्द की हैं और कुछ में क्रम की गड़बड़ी हो गई है, तो कुल मिलाकर जितने हैं वो सभी गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं। नप्त्री, ये जो शब्द है ये तत्सम है। अब इसका आपको तद्भव तलाशना है, तो नेवता होता है, नाक होता है, नाती होता है, नापी होता है, बताइए। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा नाती। नाती जो होता है ना उसको कहा जाता है नप्त्री। इसके बाद आगे चलते हैं। सगा, सगा शब्द जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? स्वजन होगा, स्वक होगा, आत्मीय होगा या सभी होगा? तो 36 इसका राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा? स्वक होगा। ये सब पर्यायवाची सगे के हो सकते हैं लेकिन स्वक इसका जो है सबसे उत्तम तत्सम के तौर पे देखा जा सकता है। इसके बाद सप्त सप्तति, सप्त सप्तति ये जो शब्द है ना इसके लिए आपको यहाँ पर तत्सम तलाशना है। माफ कीजिएगा ये तत्सम खुद है, तद्भव तलाशना है आपको। सप्त सप्तति दिखा है, इसके लिए तद्भव शब्द आपको ढूंढना है। तो नीचे विकल्प दिया है 17, यहाँ आप देखें 17 दिया है, सहसई दिया है, असल में ये सहसई नहीं है बल्कि सतसई है, ठीक, यहाँ सतसई होगा। 77 दिया है, 770 दिया है, बताइए ये कोई संख्या हो सकती है? और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 77। सप्त सप्तति, सप्त सप्तति मतलब यहाँ सप्तति अर्थात 70 और उसमें आपने क्या जोड़ा? 7 जोड़ दिया तो 77 हो गया, ये हमारी संख्या है, इस प्रकार से है, तो इसका ग वाला हो जाएगा। इसके बाद 38 की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए इसमें गलत युग्म का आपको चयन करना है, तो शोभांजन, सहीजन, दीप शलाका, दिया सलाई, द्विचक्रवाहिनी, दोपहिया और कोई नहीं, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा घ वाला। कोई भी इसमें गलत नहीं है, जितने हैं वो सही है। सहजन अभी आपने पीछे ड्रम स्टिक को सुना था, तो शुभांजन उसको कहते हैं तत्सम में, और दिया सलाई को दीप शलाका कहा जाता है, और जो दोपहिया वाहन होते हैं साइकिल या जो भी स्कूटर वगैरह उनको द्विचक्र वाहिनी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। सही युग्म का आपको चयन करना है, तो अहंकार, अकंकार ऐसे लिखा हुआ है, मतलब जो शब्द लिखे हैं उनको पहले देख लीजिए। इसके बाद तंतु वाच्य, तांती, ठीक, और पूंछ का पुच्छ, सभी, मतलब इसमें एक तरफ तद्भव लिखा है दूसरी तरफ तत्सम लिखा है, तो आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। और 39 का हो जाएगा घ वाला, इसमें जितने हैं वो सभी सही। ठीक है, अहंकार का अकंकार होता है, असल में अकंकार एक शुद्ध तत्सम शब्द है जिससे बना अहंकार, और अहंकार अब संस्कृत में भी चल रहा है। तंतुवाच्य और तांती ये आपस में तद्भव तत्सम के युग्म पे सही है, मतलब इसमें ये क्रम नहीं देखना है कि कौन सा तद्भव है कौन सा तत्सम है। तो अकंकार और अहंकार ये आपस में तद्भव तत्सम युग्म है। तंतुवाच्य और तांती, तांती जो है वो तद्भव है और तंतुवाच्य जो है वो उसका तत्सम है। पूंछ का पुच्छ होता है, तो पुच्छ जो है वो तत्सम है और पूंछ जो है वो तद्भव है। कुल मिलाकर सारे युग्म सही है, क्रम यहाँ नहीं पूछा था, सिर्फ युग्म जो है वो सही है या नहीं ये बताना था। इसके बाद 40वें नंबर के प्रश्न को देखें।
इमी शब्द का एक तद्भव, मतलब इमी जो है वो एक तद्भव शब्द है, ठीक है। इसका तत्सम आपको बताना है। तो एवं होगा, इमाम होगा, इयम होगा या इसी होगा, बताइए। इमी का आपको यहाँ तत्सम शब्द ढूंढना है, तो एवं हो जाएगा। इमी जो है वो तद्भव शब्द है, इसका जो शुद्ध होता है यानी तत्सम रूप होता है वो एवं होता है। इसके बाद 41, निम्नलिखित विशेषण शब्दों में से विषम का आपको चयन करना है। तो उच्चारित लिखा है, उच्चारणीय लिखा है, औच्चारणीय लिखा है और उच्चारी लिखा है। मतलब विशेषण यहाँ दिए हैं, अब यहाँ से विशेषण विशेष्य वाला काम शुरू होता है। तो इसमें से कोई एक जो है वो विशेष्य है, विशेषण नहीं है। वो कौन सा है ये आपको बताना है। उच्चारित, उच्चारण एक विशेषण शब्द है, आप जानते हैं। अब उच्चारण से बनने वाले जो विशेषण है उनको आप देख लीजिए। माफ कीजिएगा, उच्चारण जो है वो विशेष शब्द है। अब इसे आपको विशेषण बनाना था, तो आप उच्चारित बना सकते हैं, उच्चारणीय बना सकते हैं और औच्चारणीय बना सकते हैं, ठीक है। ये तीनों क्या होंगे, ये विशेषण हो जाएंगे, उच्चारित, उच्चारणीय और औच्चारणीय। लेकिन अंतिम वाले को जरा देखें, उच्चारी अर्थात जो उच्चारित करने वाला व्यक्ति हो, तो वो खुद क्या होगा, संज्ञा होगा, मतलब वो विशेष्य हो जाएगा। तो यही इसमें से ऑड है, ये विशेषण नहीं है बल्कि विशेष्य है, बाकी जितने हैं वो विशेषण। इसके बाद 42वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है। तो क्रुद्ध, आर्ष, याज्ञसेनी और माइक, बताइए। 42वें का जो राइट आंसर है वो याज्ञसेनी हो जाएगा। नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, ये नाम है, द्रौपदी का नाम है, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी तो याज्ञसेनी। ये यहाँ पर कारक या समास बन सकता है, यज्ञ से उत्पन्न, ये इसका कारक और समास का समावेश हो सकता है, लेकिन ये है विशेष्य, ठीक। और बाकी जितने हैं, क्रुद्ध, आर्ष, जो ऋषि होते हैं उनसे बनने वाला जो विशेषण होता है उसको आर्ष कहा जाता है। क्रोध से बनने वाला विशेषण क्रुद्ध है, और मय से बनने वाला जो विशेषण है वो माइक है। इस प्रकार से बना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, नैश। नैश शब्द क्या है, ये क्या चीज़ है, विशेष्य है, प्रविशेषण है, विशेषण है या फिर इसमें से कुछ नहीं। तो 43 इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण, ये विशेषण है। अब आपको ये बताना है कि ये किस विशेष से बना हुआ है, मतलब नैश तो विशेषण हो गया, इसका विशेष शब्द क्या है। इसके बाद 44 को देखते हैं। ऐन्द्र, ऐन्द्र एक विशेषण है, इंद्र से बनने वाला विशेषण है ऐन्द्र। अब इसको बनाने में एक प्रत्यय इस्तेमाल किया गया है। विशेषण बनाने में भी हम लोग प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, इससे शब्द जो है वो अपनी मूल अवस्था खोकर एक विशेषण बन जाता है। तो यहाँ हमने कौन सा प्रत्यय लगाया है, बताइए। अ प्रत्यय लगाया है, ए प्रत्यय लगाया है, या अ जो है वो लगाया है, मतलब अ के नीचे ऐसे हलंत लगा हुआ है, या र लगाया है, बताइए। उपसर्ग और प्रत्यय आप जानते हैं, उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगता है, मतलब शब्द से पहले लगता है, और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के पीछे लगता है। जैसे शक्ति में आपने वान प्रत्यय जोड़ दिया तो शक्तिवान हो गया, और आपने जो यहाँ पे सम शब्द होता है उसके आगे वी जोड़ दिया तो विषम हो गया, मतलब ये उपसर्ग हो गया। तो आप बताएं इसमें से कौन सा होगा। इसका देखिए क हो जाएगा, अ यहाँ पे लगा दिया गया, अ जो प्रत्यय है उसको लगाया गया तो ये ऐन्द्र बन गया। देखने में थोड़ा लग सकता है कि अ इसमें कहाँ जुड़ा है, लेकिन जब आप संधि करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। इंद्र के साथ आपने यहाँ जो प्रत्यय जोड़ा है वो देखा गया। संधि के जो नियम होते हैं ना उसमें आप ई इंद्र है, ठीक है। अब इसमें आप अ जोड़ दीजिए तो ई और अ का जब आप मेल करेंगे तो वो बन जाएगा ऐन्द्र, इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो इस आधार पे हमने देखा तो इसका अ हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन कौन से शब्द एक प्रत्यय जोड़कर विशेषण बन सकते हैं, मतलब उसमें अगर आप एक नाम का जो प्रत्यय है उसको जोड़ दें तो ये विशेषण बन जाएगा। जैसे भूत है, नीति है, लोक है, सभी है, तो भूत में आप एक जोड़ दीजिए, भौतिक हो जाएगा, है ना। भौतिक, भूत से बनने वाला ये विशेषण हो जाएगा। इसके बाद नीति में आप एक जोड़ दीजिए, नैतिक हो जाएगा। लोक में आप एक जोड़ दीजिए, लौकिक हो जाएगा। तो ये सब विशेषण बन रहे हैं, इसका मतलब है कि घ वाला इसका सही है। इसके बाद 46 को देखिए। ममेरा, लुटेरा, सपेरा, ये सभी विशेषण है, विशेषण तो है ही है। अब आपको यहाँ ममेरा यानी मामा से जुड़ा हुआ, और लुटेरा यानी लूट का माल रखने वाला जो व्यक्ति है लुटेरा, और सपेरा भी वही। अब इसमें आपको ये देखना है कि प्रत्यय कौन सा लगा है। तो आ प्रत्यय लगा है, एरा प्रत्यय लगा है, मतलब ऐरा प्रत्यय लगा है, यहाँ ए और ए में ध्यान दीजिएगा, या एरा लगा है या रा लगा है, बताइए। तो यहाँ अगर देखा जाए ध्यान से, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में अपने हल किए होंगे। इसका हो जाएगा एरा, ठीक है। चचेरा, ममेरा, लुटेरा, सपेरा, बसेरा, इस प्रकार से एरा प्रत्यय लगाकर आप बनाते हैं, तो ये विशेषण बन गए हैं कुल मिलाकर। इसके बाद आगे चलें तो 47, बड़ा ऊ प्रत्यय जोड़कर, बड़ा ऊ वाला जो प्रत्यय है इसको लास्ट में शब्द के जोड़कर किसको किसको आप विशेषण बना सकते। तो गरज, फेक, पढ़ाई। अब बताइए कि इसमें से कौन कौन सा होगा जो कि ये बड़ा ऊ जोड़ देने पे एक विशेषण बन जाएगा। तो इसे अगर आप देखें तो इसका भी घ हो जाएगा, मतलब गरज में आप बड़ा ऊ जोड़ देंगे तो गरजू हो जाएगा, ठीक है। गरजू क्या है, एक विशेषण शब्द है। फेक में आप बड़ा ऊ जोड़ देंगे तो फेंकू हो जाएगा, और ये काफ़ी आजकल प्रचलित शब्द है। उसके बाद पढ़ाई में आप ऊ जोड़ देंगे, मतलब बड़ा ऊ जोड़ देंगे तो पढ़ाकू हो जाएगा। पढ़ाई में आप बड़ा ऊ प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़ाऊ नहीं होगा, पढ़ाकू हो जाएगा। चलिए, तो इसका घ हो जाएगा।
इसके बाद आगे चलते हैं 48 को देखिए, गारहस्थ। गारहस्थ शब्द जो है ये क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, रूढ़ शब्द है या कुछ नहीं है? बताइए। तो 48 का हो जाएगा इसमें से विशेष्य। गारहस्थ जो है वो यहाँ विशेषण के तौर पे नहीं काम करेगा, बल्कि ये विशेष्य है, ये एक विशेष्य शब्द है। इसके बाद 49 में देखते हैं, न्याय शब्द से बनने वाले विशेषण इसमें से कौन कौन से हैं? तो न्याय एक विशेष शब्द है, इससे कौन कौन सा विशेषण बनेगा? ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो न्यायी हो जाएगा, इक प्रत्यय जोड़ देंगे तो न्यायिक हो जाएगा, और इक जोड़ेंगे यहाँ भी तो न्यायिक हो जाएगा। इस प्रकार से तो ये सभी होंगे, इसमें जितने हैं वो सभी से बनने वाले विशेषण हैं। तो 49 का क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। इसके बाद 50वें प्रश्न को देखें, जो कि अंतिम है विशेषण विशेष्य का। इसमें कहा गया कि भक्ति, भक्त और प्रेम, ये 3 शब्द हैं। इनमें यदि अनन्य जोड़ दिया जाए, कभी कभी लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि कोई शब्द जो है वो उससे ताल्लुक नहीं रखता है। मतलब मान लीजिए कोई शब्द आपका विशेष्य के तौर पे दिया है, तो कॉमन चीज़ ये है कि आप उसी विशेष्य से विशेषण बनाते हैं, ये होता है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ 2 विशेष शब्दों को हम पकड़ लेते हैं और एक साथ रख देते हैं, तो उसमें से एक विशेष्य जो है वो दूसरे का विशेषण बन जाता है। ऐसा तब होता है जब हम वाक्य बनाते हैं, ये वाक्य में ही इस्तेमाल होता है, उससे बाहर नहीं इस्तेमाल होगा। तो यहाँ देखें, भक्ति, भक्त या प्रेम, इनके साथ अगर अनन्य जोड़ दिया जाए तो ये कैसा विशेषण बन जाएगा? मतलब इसको क्या कहा जाएगा? ये पदवाचक विशेषण होगा, अव्ययी विशेषण होगा, अपशिष्ट विशेषण होगा या विधि विशेषण होगा? तो 50वें का जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा क वाला, ये पदवाचक विशेषण होता है। जैसे भक्ति जो है वो यहाँ पे शब्द है ना, भक्ति, भक्ति क्या है? ये संज्ञा है, मतलब स्त्रीलिंग है, संज्ञा है। अब इसमें आपने क्या जोड़ा? अनन्य, अनन्य भक्ति, भगवान की अनन्य भक्ति। अब अनन्य भक्ति जो है वो एक विशेषण शब्द बन गया, पूरा जो एक शब्द युग्म है वो विशेषण बन गया। वैसे ही आपने भक्त से पहले जोड़ दिया अनन्य, भक्त जो है वो संज्ञा है यानी विशेष्य है, उसमें आपने अनन्य शब्द जोड़ दिया, अनन्य भक्त। अब ये क्या हो गया? ये विशेषण बन गया। प्रेम में आपने अनन्य जोड़ दिया, अनन्य प्रेम, प्रेम जो था वो संज्ञा था यानी विशेष्य था, आपने उसमें अनन्य शब्द को जोड़ दिया तो ये बन गया अनन्य प्रेम अर्थात विशेषण। तो इस प्रकार से जो बनने वाले विशेषण होते हैं उनको पदवाचक विशेषण कहा जाता है। ये शब्द से पहले या शब्द के बाद में भी जोड़े जा सकते हैं। एक चीज़ और है कि अनन्य को अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये एक संज्ञा शब्द है, ठीक। लेकिन यहाँ जब इसके साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, भक्ति और अनन्य दोनों संज्ञा होंगे, लेकिन जब साथ में इस्तेमाल होंगे तो यहाँ ये दोनों मिलकर विशेषण बन जाएंगे, ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर इसका क वाला सही है। इसके बाद अब यहाँ से देखें, ये वाक्यांश माफ कीजिएगा, जो वर्तनी शुद्धि वाला है उसको हम देखने वाले हैं। तो राजनैतिक दल आपस में लाग डांट रखते हैं, ठीक है। लाग डांट आपने पीछे भी देखा था अभी पिछले टेस्ट में। तो आपको ये बताना है कि इसमें त्रुटि कहाँ पर है। राजनैतिक दल आपस में लाग डांट रखते हैं। और 51 इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ख वाला, राजनैतिक दल आपस में लाग डांट रखते हैं। इसमें शब्दों का गलत चयन किया गया है, यही त्रुटि है वाक्य में। वाक्य वैसे तो पूरा सही है, वर्तनी वगैरह ठीक है, लेकिन यहाँ पर राजनैतिक नहीं होगा बल्कि राजनीतिक होगा। राजनीतिक एक अलग शब्द है और राजनैतिक एक अलग शब्द है, दोनों में फर्क होता है। राजनीतिक मतलब आप किसी समूह की बात कर रहे हैं जिसका कि संबंध राजनीति से है, लेकिन राजनैतिक, अब यहाँ जो ए की मात्रा लगी है ना, ये वाली, ये आप लगाएंगे तो इसका मतलब है कि वो किसी आइडियोलॉजी की बात होने लगी, किसी विचारधारा के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका हो जाएगा ख वाला, यहाँ राजनीतिक होना चाहिए था। इसके बाद 52वें नंबर के प्रश्न को देखें। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अब खोज शब्द की जगह पर अगर हम आविष्कार लिख दें तो क्या ये सही होगा? बताइए। ये वाक्य ठीक है, इसमें संदेह मत करिएगा, एकदम सही दिया है। कोलंबस ने अमेरिका को खोजा। अब इसमें आपको ये बताना है कि अगर हम खोज को हटा दें, इसको गायब कर दें, इसकी जगह हम लिखें कि आविष्कार, मतलब कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया, तो क्या ये ठीक होगा? बेशक ये नहीं ठीक होगा। और इसमें हाँ या नहीं चुनने के अलावा 2 विकल्प और हैं। कौन कौन से? तो नहीं इसलिए नहीं क्योंकि दोनों का अर्थ अलग है, यही बात सही है। इसमें आप ख को मत चुनिएगा, सिर्फ नहीं कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते, आपको कारण बताना पड़ेगा। तो कारण यही है कि दोनों का जो अर्थ है वो अलग है। खोज और आविष्कार ये मिलते जुलते शब्द नहीं है, ये पर्यायवाची के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन जब इनका बारीक अंतर आप करेंगे वर्तनी वाले मामले में तो ये अलग हो जाएंगे। खोजा उसको जाता है जो कहीं पर हो, पहले से ही हो, और उसको हमने जाकर देख लिया, उसके बारे में पता लगा दिया और दुनिया को बता दिया, ठीक। वो था पहले से, उसको हमने ईजाद नहीं किया है। और आविष्कार का मतलब होता है कि आपने उसे पैदा किया है, मतलब उसे उत्पन्न किया है, ठीक। तो ये चीज़ है। अब कोलंबस ने अमेरिका को बनाया थोड़ी ही था, वहाँ तक वो गया नाव से या नौका से यात्रा की और खोजा उसे, बताया लोगों को कि अच्छा उस जगह पे एक ज़मीन का टुकड़ा है जो कि काफ़ी बड़ा है, वहाँ से बहुत फायदा होगा। तो आविष्कार यहाँ पर सही नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये कह सकते हैं कि जो जेम्स वाट थे उन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया, या थॉमस एल्वा एडिसन जो थे उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। ये सही है क्योंकि उन्होंने ईजाद किया था, उन्होंने कहीं से खोज कर नहीं ले आया था। इसके बाद अब देखें 53वें प्रश्न को। यहाँ कहा गया कि गलत वाक्य कौन सा है, जरा बताइए। तो देखिए, महात्मा ने उसे श्राप दिया, वहाँ बहुत नीची खाई थी, अशोक अभिलेखों की भाषा ब्राह्मी थी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। आपको ये देखना है कि इसमें से गलत कौन सा है। इस प्रकार से 3 इसमें वाक्य दे रखे हैं, बताइए।
गलत वाक्य का चयन करना है। तो महात्मा ने उसे श्राप दिया, पहला वाक्य गलत है। गलत कैसे है? क्योंकि इसमें शब्द की जो संरचना है वो गड़बड़ है। वहाँ बहुत नीची खाई थी, खाई तो नीची होगी ही, तो बहुत नीची दोनों शब्द जो है, यहाँ दो दो विशेषण आपने इस्तेमाल कर लिए एक साथ, दो गुणवाचक विशेषण एक साथ इस्तेमाल होंगे? नहीं होंगे। तो यहाँ ये विशेषण संबंधी गड़बड़ी हो गई। अशोक अभिलेखों की भाषा ब्राह्मी थी, यहाँ कुछ कारक वारक लगाएंगे कि ऐसे ही वाक्य को चिपका देंगे? अशोक के अभिलेखों की भाषा ब्राह्मी थी। और भाषा ब्राह्मी कैसे हो जाएगी? ये तो लिपि होगी ना। तो यहाँ दोनों गड़बड़ियाँ हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा, और भाषा को हटा देंगे, उसकी जगह कह देंगे लिपि ब्राह्मी थी। लिपि और भाषा में फर्क होता है, लिपि जिसमें लिखा जाता है, भाषा जिसमें बोला जाता है। तो ये है इसमें। और ऊपर वाले में क्या गड़बड़ है? यहाँ श्राप नहीं होता है बल्कि शाप होता है, तो ये वर्तनी की गड़बड़ है। इसका हो जाएगा घ वाला। इसके बाद 54वें नंबर के प्रश्न को देखिए। 54वें में ये कहा जा रहा है कि गलत की पहचान कीजिए इस युग्म में से। एक तरफ अशुद्ध लिखा है, दूसरी तरफ उसका शुद्ध लिखा है। तो कौवा है और कौवा है, ठीक है। यहाँ दो बार व है और यहाँ आ है। चातुर्यता और चातुर्य, यहाँ चातुर्थ नहीं होगा बल्कि चातुर्य होगा। इसके बाद दुधारू और दुधारू, भस्म और भस्म। गलत की पहचान आपको करनी है, कौन सा इसमें से गलत है। तो 54 और इसका जो राइट आंसर है वो घ हो जाएगा। इसमें से गलत कौन सा है? जो भस्म और भस्म दिया हुआ है। भस्म ही होता है, भस्म खुद ही शुद्ध है, उसमें आपको अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ना तो इसमें मूर्धन्य श लगेगा ना तालव्य श लगेगा, ये सामान्य स ही रहेगा। तो ये वाला इसमें गलत है, बाकी सभी सही है। कौवा नहीं होता है बल्कि कौवा होता है। चातुर्यता नहीं होता है बल्कि चातुर्य होता है। दुधारू नहीं होता है बल्कि दुधारू होता है, र पे बड़े ऊ की मात्रा होती है। इसके बाद 55वें प्रश्न को देखें। द्रवीभूत, ये जो शब्द है ना ये अशुद्ध है। अब ये गलत क्यों है? मतलब इसमें ये आपको बताना है कि त्रुटि कौन सी है, किस प्रकार की त्रुटि। द्रवीभूत लिखा है, द्रवीभूत नहीं लिखा है, मतलब व पे छोटी की मात्रा है, तो मात्रात्मक त्रुटि है, वर्तनी की त्रुटि है, व्याकरण की त्रुटि है, या घ वाले में कह दिया कि सभी प्रकार की त्रुटि है। तो 55वें को अगर आप देखें तो इसमें मोटे तौर पे जितने भी हैं, मतलब आप मात्रा की गड़बड़ी करेंगे तो वो वर्तनी में दोष उत्पन्न करेगा, तो ये वर्तनी की भी गड़बड़ी है। और वर्तनी में जब दोष पैदा होगा तो व्याकरण खराब हो ही जाएगा। तो वर्तनी में आप गड़बड़ करें, मात्रा खराब करें या व्याकरण को खराब करें, बात एक ही है। तो इसका हो जाएगा घ वाला। ठीक, व्याकरण में ये सारी चीजें आती हैं तो वो तो बिगड़ेगा ही। द्रवीभूत होता है, वह पे बड़ी की मात्रा होती है। इसके बाद 56वें नंबर के प्रश्न को देखें। कौन सा वाक्य सही है ये आपको बताना है। मतलब 3 गलत है, कोई एक सही है, और इसमें 3 गलत का ऑप्शन नहीं भी हो सकता है क्योंकि घ वाले में आप देख रहे हैं। देखिए, उन्होंने हाथ जोड़ा, ठीक, स्वस्ति श्री पिताजी, वह हंसी में बात टाल गया। अब बताइए, तो 56 और 56 का जो राइट आंसर है वो ग हो जाएगा, वह हंसी में बात टाल गया। ये सही है, ये वाक्य जो है ना इसकी संरचना में त्रुटि नहीं है, बाकी दोनों गड़बड़ है। उन्होंने हाथ जोड़ा, हाथ कोई एक, मतलब एक हथेली आप लेकर जोड़ नहीं सकते, दोनों हाथ चाहिए उसके लिए। तो उन्होंने हाथ जोड़े, यहाँ पर जो वचन संबंधी गड़बड़ है, एक वचन और बहुवचन वाली, वो दिखाई देती है। स्वस्ति श्री पिताजी, पूजनीय पिताजी। स्वस्ति श्री ये जो संबोधन है ना ये अपनों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखें, इसका स्वस्ति या तो आप लगा दें या श्री लगा दें, दोनों चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जी तब मत लगाइए, स्वस्ति श्री पिता, लेकिन जी अगर आप लगाते हैं तो उसके साथ श्री लगाना ये थोड़ा अटपटा हो जाएगा। तो ये जो संरचना है ना ये गड़बड़ है, सिर्फ इसका ग वाला सही। इसके बाद 57 को देख लेते हैं। वे व्यापारी हैं आढ़ती सामान के, आढ़त का जो सामान है उसके वो व्यापारी हैं। लेकिन यहाँ पर जो वाक्य है वो उसी क्रम में देखिएगा, वे व्यापारी हैं आढ़ती सामान के। ये वाक्य सही नहीं है, ये तो स्पष्ट है। अब त्रुटि कैसी है जरा बताइए। ये क्रमबद्धता की त्रुटि है, विराम चिन्हों का दोष है, दोनों की गड़बड़ है, या फिर किसी की गड़बड़ नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, देख लीजिए पहले, इसमें दोनों की गड़बड़ी है, सिर्फ क्रम का ही गड़बड़ नहीं है। वे व्यापारी हैं आढ़ती सामान के, अब इसको आप सही करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, वे आढ़ती सामान के व्यापारी हैं। ठीक, इस प्रकार से लिखना है। और तब इस कॉमा का जो अर्ध विराम यहाँ है के बाद लगा हुआ है ना उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो यहाँ विराम चिन्ह की भी गड़बड़ है और क्रमबद्धता की भी गड़बड़ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ग हो जाएगा। इसके बाद 58वें नंबर के प्रश्न को देखें। इस भाषा का आविष्कार पुरातन काल में हुआ, इस भाषा का आविष्कार पुरातन काल में हुआ, उपरोक्त वाक्य में त्रुटि कैसी। क्रमबद्धता की त्रुटि है, वर्तनी का दोष है, शब्दों के चयन में गड़बड़ी हो गई है, या सभी प्रकार की इसमें गड़बड़ियां दिखाई देती हैं। तो इसका हो जाएगा शब्दों के चयन में गड़बड़ी। इस भाषा का आविष्कार पुरातन काल में हुआ। देखिए, लिपि का आविष्कार होता है, भाषा का आविष्कार नहीं होता है। भाषा तो उसी लिपि के आधार पर डेवलप की जाती, असल में लिपि खोजी जाती। जैसे देवनागरी लिपि का आविष्कार हुआ, भाषा उसी पर खोजी गई, न कि उसका आविष्कार हुआ। लिपि का आविष्कार होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीक अंतर है। लिपि जो है ना वो आविष्कार की जाती है, उसको ईजाद किया जाता है, लेकिन भाषा उस पर डेवलप हो जाती है, वो खोजी जाती है, मतलब उसको आविष्कृत नहीं किया जाता। तो ये शब्दों के चयन में गड़बड़। इसके बाद आगे चलते, और पुरातन काल जो शब्द है वो ठीक है। इसके बाद 59वें नंबर के प्रश्न को देखें। अद्यूपी,
ये जो अद्यूपी शब्द लिखा हुआ है ना, ये ऐसे नहीं लिखा है असल में, यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है, अद्यूपी लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा है। ये शब्द है, इसको जाने दीजिए। अब बताइए कि ये किस प्रकार का शब्द है, ये तत्सम है, तद्भव है, शुद्ध है कि क्या है, मतलब अशुद्ध है, कुछ बताइए इसके बारे में। तो जो 59वां है ना, इसके बारे में आप देखें, अशुद्ध शब्द है, अद्यूपी होता है, ठीक है, और उससे भी सही होता है अद्यपि, यद्यपि और अद्यपि, ये शब्द होता है। तो यहाँ ये अशुद्ध शब्द है, इसको लिखा ही गलत ढंग से गया है। इसके बाद 60वें नंबर के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, लड़की जोर से हंस दी, लड़की जोर से हंस दी, ठठाकर एकदम बढ़िया से। तो वाक्य तो अच्छा है, हंसी आएगी, लेकिन इसमें त्रुटि कैसी है, गड़बड़ी है ना। तो त्रुटि किस प्रकार की है बताइए, अनुस्वार की त्रुटि है या शब्द नयन, यहाँ नयन नहीं होगा भैया, चयन होगा, ठीक है, नयन कहाँ से आ जाएंगे, आंखें चार थोड़ी न करनी है, तो चयन होगा यहाँ पे, शब्द चयन की त्रुटि है। चंद्र बिंदु की अशुद्धि है, ये जो चांद हम लोग लगाते हैं ये वाला यहाँ गड़बड़ लग गया है, तो चांद तो है ही नहीं है, अनुस्वार है यहाँ पे, और वाक्य एकदम सही है। बताइए, तो जो 60वां है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुस्वार की त्रुटि है। ये जो आप लिखे हैं ना हंस, ये पक्षी वाला हंस हो जाएगा, जो पक्षियों में हंस होता है, वीणा वादिनी सरस्वती देवी का वाहन, तो उसके लिए हंस हो जाएगा। हंस, यहाँ नाक और मुंह दोनों का एक साथ प्रयोग होता है, ये चीज़ मैंने पिछले टेस्ट में बताई थी। लेकिन जो हंसने वाली हंसी होती है ना, हंसी को हम लोग हल्के में बोलते हैं, उसमें नाक का यूज़ कम करते हैं, मुंह का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ चंद्र बिंदु लगता है। ये हंस जो है ना, इसका मतलब हंसना होता है, और ये वाला जो है ना, इसका मतलब वो पक्षी वाला हंस हो जाएगा, स्वान जिसको कहा जाता है। तो यहाँ ये वाला होना चाहिए था, तो अनुस्वार की ही अशुद्धि है, अनुस्वार को आपने गड़बड़ कर दिया। चंद्रबिंदु अगर चुन लेंगे तो इसका मतलब है कि आपने चंद्रबिंदु गलत लगाया है, चंद्रबिंदु तो लगा ही नहीं है, तो इसमें अनुस्वार की त्रुटि है, क वाला इसका हो जाएगा। और यहाँ तक हमने इस टेस्ट को पूरी तरह से कंप्लीट किया है। ऐसे ही कई सारे टेस्ट अभी आपको और मिलेंगे, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।